हेलो दोस्तों, दिस साइड सीएम हाविर जैन। तो आज ये वीडियो में अपन रिवाइज करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीए इंटर, दैट इज AS14 अकाउंटिंग फॉर द अमालगमेशन। ये टॉपिक का अगर वेटेज देखा जाए तो टॉपिक का वेटेज 14 मार्क्स का है। ठीक है, एग्जाम में हर हर पेपर में 14 मार्क्स का इसका आता ही आता है क्वेश्चन। और अपना अप्रोच कैसा रहेगा रिवीजन का, तो अपन क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका पूरा ग्रिप ये चैप्टर पे आ सके। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, जब मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ या जब भी एक पार्ट मेरा खत्म हो रहा है ना, वहाँ पे वीडियो पॉज करो, वो पहले पूरा पार्ट पढ़ो, उसके बाद में सेकंड पार्ट पे आओ। क्योंकि मैं इतना देर रुका नहीं सकता, तो आपको अगर पॉज करना होगा पॉज करिए, वो पढ़िए, फिर सामने बढ़िए। एकदम से अगर आप सिर्फ वीडियो देखते रहोगे विदाउट पढ़ने का, तो आपको मतलब इतना अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट बेसिक से अकाउंटिंग फॉर द अमालगमेशन। अमालगमेशन में अपन जनरली ऐसे बोलते हैं कि अमालगमेशन जैसे ना, अमालगमेशन में ना दो चीज़ें होती हैं। या तो ऐसा रहेगा ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड साथ में आके ए बी लिमिटेड फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज टू और मोर एंटिटीज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिंगल एंटिटी। ये टाइप के अमालगमेशन को क्या बोलते हैं अपन, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, जहाँ पर दोनों एंटिटी साथ में आता है और अब दोनों के रिसोर्सेज पुल करते हैं, एसेट लाइबिलिटी। और ये सब सिर्फ एसेट लाइबिलिटी पुल नहीं करता है, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट भी पुल करते हैं और एक साथ में एंटिटी बनाते टू कंटिन्यू देयर बिजनेस, इज कॉल्ड मर्जर। फिर इसके इसमें दूसरा रहता है कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड को ना बी लिमिटेड को परचेस कर लिया ए लिमिटेड ने। इसके बाद में आफ्टर देयर परचेस ए लिमिटेड ही रहा, मतलब बी लिमिटेड का कोई अस्तित्व रहा नहीं, अभी ए लिमिटेड है। जनरली ये टाइप के मर्जर को अमालगमेशन क्या बोलते हैं, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरली ऐसा रहता है, एक बड़ी एंटिटी छोटी एंटिटी को परचेस कर लेती, तो जो शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड है, यहाँ पे छोटी एंटिटी मतलब बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को जरूरी नहीं है ए लिमिटेड में सेम इंटरेस्ट मिले जो उसको बी लिमिटेड में मिल रहा था। और यहाँ पे ये भी रह सकता है कि ए लिमिटेड के ऊपर है अब कौन सा बिजनेस कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना है, कोई सेगमेंट उसको डिसकंटिन्यू करना है, ये सब। तो ये हुआ एक बेसिक सा कि अमालगमेशन में दो टाइप के अमालगमेशन रहते हैं, एक रहता मर्जर और एक रहता अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे दो मीनिंग यहाँ पे टर्म्स यूज करे जाते हैं, एक तो रहता ट्रांसफरर और एक था ट्रांसफरी। ट्रांसफरर मतलब क्या, द कंपनी विच इज अमालगमेटेड इनटू द अनदर कंपनी। ये केस में अगर देखा जाए, अपन ने जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे ट्रांसफरर कौन कहलाएगा, ए एंड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। और यहाँ पे ट्रांसफरर कौन कहलाएगा, बी लिमिटेड। और ट्रांसफरी कौन रहेगा, ट्रांसफरी कंपनी मतलब कंपनी इनटू विच द कंपनी ट्रांसफरर कंपनी इज अमालगमेटेड। तो ये केस में कौन सा ट्रांसफरर कंपनी अमालगमेटेड, कौन सी ट्रांसफरी कंपनी कौन सी रहेगी, ये ट्रांसफरी रहेगी। ठीक है, अपन शॉर्ट फॉर्म के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये टी टी आर ई टी डबल आर ई टी, और ये ट्रांसफरर TROR। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक जनरल सा नोट है कि यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि AS14 डील्स विद अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन इन ट्रांसफरीज बुक्स ऑफ अकाउंट। बट अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना, तो आपको हमेशा दोनों भी पर्सपेक्टिव कभी कभी पूछे जाते हैं। कभी ट्रांसफरर का बुक्स में क्या एंटिटी, ट्रांसफरर की बुक्स में क्या रहेगा, वो तो सब डी रिकॉग्नाइज करेगा चीजें, पर ट्रांसफरी के बुक्स में क्या होगी, रिकॉग्नाइज होगी। AS14 सिर्फ रिकॉग्निशन की बात करता है, कैसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, नॉट रिकॉग्नाइज की नहीं बात करता। तो इसकी अकाउंटिंग भी पूछी जाती है, अपन बाद में वो पढ़ेंगे। फिर AS14 ना नॉट डील्स विद द केसेस ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन के केसेस कहाँ पे पढ़ोगे आप, AS21 में, जहाँ पर आप कोई सब्सिडरी है, एसोसिएट है, वो सब चीज़ें। तो AS14 वो सब केसेस में डील नहीं करता। ठीक है, अभी अपन ने ये पढ़ लिया मर्जर क्या रहता है, अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज क्या रहता है। ठीक है, तो अभी ना यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए, इंडिकेटर्स इन द सेंस, अगर ये पांचों चीजें यहाँ पे नीचे 5 इंडिकेटर्स दिए, अगर ये 5 में से एक भी चीज फुलफिल नहीं होती है, तो वो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। अगर ये पांचों की पांचों चीजें फुलफिल होती है, तो वो कहलाएगा अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो ये 5 इंडिकेटर कौन से है, तो फर्स्ट इंडिकेटर क्या है कि ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज किसके, ट्रांसफरर कंपनी के, बिकेम
आफ्टर अमालगमेशन एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। पहली कंडीशन क्या है कि पूरे ऑल एसेट लिखा है, यहाँ पे सिलेक्टिव एसेट लिखा है क्या, नहीं। यहाँ पे कैसा रहेगा, जितने भी एसेट ट्रांसफरर कंपनी के हैं वो पूरे के पूरे एसेट किसके बन रहे हैं, ट्रांसफरिंग कंपनी के। क्वेश्चन में कैसा दिखाया जाता है, ऑल एसेट्स आर टेकन एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक्सेप्ट इन्वेंटरी, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सब केसेस अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर का फर्स्ट इंडिकेटर फुलफिल करता है क्या, नहीं। फुलफिल क्या करेगा, जब वो लिखेगा ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गया था। दूसरा दूसरा इंडिकेटर क्या है कि शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे किस पे फोकस करना है आपको, इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन। तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है कि शेयर होल्डर कौन से शेयर होल्डर, देखो शेयर होल्डर में भी कौन से शेयर होल्डर की बात की उसने, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। कौन से, जो 90% या 90% से ज़्यादा होल्ड करते हैं जो ट्रांसफरर कंपनी में, वो ट्रांसफरिंग कंपनी में इक्विटी शेयर होते होल्ड करने चाहिए, ठीक है। ये हुई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हुई, अब शेयर होल्ड कर रहा है, जैसे मैंने परचेज कर लिया या मर्जर हो गया तो उसके बदले में उसके शेयर होल्डर को कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। तो थर्ड इंडिकेटर क्या है कि कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन रिसीव्ड बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर। देखो पहले भी कंडीशन में क्या था, इक्विटी शेयर होल्डर की कंडीशन थी, नीचे भी कंसिडरेशन की कंडीशन में भी इक्विटी शेयर होल्डर को बोला है कि कंसिडरेशन फॉर द अमालगमेशन रिसीव्ड बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर of transferor company who agree to become the equity shareholder of transferring company is discharged by transferring company wholly by issue of equity shares in the transferring company except that cash may be paid in respect of fraction shares। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि भाई देखो कंसिडरेशन तो पे करना पड़ेगा। कंसिडरेशन जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा है, यहाँ पे फोकस सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर पे है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो होना चाहिए होली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ही होना चाहिए। सिर्फ फ्रैक्शन शेयर्स है, जैसे कि यार फ्रैक्शन शेयर्स मतलब क्या, आधे अधूरे शेयर्स। आप पकड़ लो 0.5 शेयर्स, 0.67%, 0.67 शेयर्स। तो ऐसे शेयर्स के लिए मैं कैश दे सकता विदाउट, मतलब अगर फुल शेयर्स हो गए ना तो मेरे को उसको होली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ही डिस्चार्ज करना है, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन होगी। फोर्थ कंडीशन क्या है कि बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन। जो बिजनेस अपन ने बात की कि भाई बिजनेस जो ट्रांसफरर कंपनी का है वो कैरी ऑन करेंगे, ये रहेगा। और थर्ड लास्ट कंडीशन क्या रहेगी, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पे आपको जनरली घुमाया जाता है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट कंडीशन थी कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरिंग कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी बनेंगे। पर फिफ्थ कंडीशन में क्या लिखा है कि नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी ले रहे हो, तब मैंने बोला ठीक है एसेट्स एंड लायबिलिटी तो लेंगे, पर कौन से वैल्यू पे लेना चाहिए, तो वो बोला कोई वैल्यू में उसकी छेड़छाड़ नहीं होगी। उसके वैल्यू में जो बुक वैल्यू है ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में, वही उसकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफरिंग कंपनी के बुक्स में लेके आ जाओ। सिर्फ एक एडजस्टमेंट अलाउ करेंगे, कौन सा एडजस्टमेंट, एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर सिर्फ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करने के लिए अगर कोई एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है बुक वैल्यू में, वही करेंगे। इसका एक एग्जांपल कंसीडर करो कि ये देखो ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज हो रहे हैं और ये फॉर्म कर रहे ए बी लिमिटेड, ठीक है। अभी ए बी लिमिटेड में ना जो एसेट्स है उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं WDV मेथड पे, ए लिमिटेड में बोला WDV मेथड पे, पर जो बी लिमिटेड है उसके एसेट क्या डेप्रिशिएट करती है, SLM बेसिस पे डेप्रिशिएट करती है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी सेम हुई क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी लिमिटेड को WDV मेथड पे उसके एसेट ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो WDV मेथड में जो भी एडजस्टमेंट होगी उसकी कैरिंग वैल्यू में एसेट्स की, सिर्फ वही अलाउड है, क्योंकि ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म करेगा अकाउंटिंग पॉलिसी को। तो यहाँ पे क्या पड़ा, अपने 5 इंडिकेटर का फटाफट रिवाइज करने हैं। तो फर्स्ट इंडिकेटर क्या है अपना, कि फर्स्ट इंडिकेटर की ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफरिंग कंपनी के एसेट बनेंगे। सेकंड कंडीशन, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जो होल्ड करते हैं कितना 90% और होता है 90% इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरर कंपनी, वो इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे ट्रांसफरिंग कंपनी में। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा या कंसिडरेशन देना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में रहेगा, होली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स रहेगा। सिर्फ जो फ्रैक्शन शेयर्स है उसके लिए तुम कैश दे सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ कंडीशन, जो बिजनेस है ट्रांसफर कंपनी का, वो कैरी ऑन करेगी ट्रांसफरिंग कंपनी। और लास्ट एडजस्टमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, कि कोई भी बुक वैल्यू में एडजस्टमेंट नहीं होगा। जो बुक वैल्यू पे एसेट्स एंड लायबिलिटी कौन से इस पे ट्रांसफर हो गए, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफरिंग कंपनी को बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सिर्फ एक एडजस्टमेंट अलाउड है, यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग पॉलिसी लाने के लिए अगर कुछ करना पड़ रहा है तो सिर्फ वही एडजस्टमेंट अलाउड है। अभी क्वेश्चन में जनरली ना
आपको जब पढ़ोगे तो आपको ऐसा ही, ये देखो एक कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट कैसा लिखेगा कि ए लिमिटेड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड मर्ज टू फॉर्म ए बी लिमिटेड, ऐसा लिखा रहेगा प्लेन इसमें, और नीचे बहुत सारे एडजस्टमेंट रहेंगे। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये पकड़ के डायरेक्टली अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर की अकाउंटिंग शुरू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पांचों इंडिकेटर फुलफिल हो रहे कि नहीं, और जो क्वेश्चन रहता है ना उसके बाद में अगर 4-5 एडजस्टमेंट रहे तो एक एडजस्टमेंट ऐसा लिखा ही रहेगा कि जो प्लांट एंड मशीनरी उसको 20% अप पे ले लिया, जो इन्वेंटरी उसको 10% डाउन पे ले लिया, मतलब उसकी वैल्यूज बुक वैल्यू में कुछ रिवैल्यूएशन हुआ, ये सब चीजें। तो ये सब चीजों का कोई एडजस्टमेंट आपको करना, अगर करना रहा तो वो अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा, नहीं वो पूरा पूरा अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज के इंडिकेटर क्या है, अगर अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर नहीं है तो अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज है। तो उसके बाद में अभी अपन बढ़ते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में ना पुलिंग ऑफ द इंटरेस्ट मेथड होता है। पुलिंग ऑफ द इंटरेस्ट मेथड क्यों रहता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपन ने क्या बोला, पहले तो ऑल एसेट्स लाइबिलिटीज सब ट्रांसफर हो गए, और यहाँ पे एक रहता है रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ट्रांसफर होगा, कौन से वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो देखो यहाँ पे ऐसा क्यों, यहाँ पे ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि देखो शेयर होल्डर जो है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के दोनों को सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ए बी लिमिटेड में। तो यहाँ पे सिर्फ उनको सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो रही, यहाँ पे उनका इंटरेस्ट भी ट्रांसफर हो रहा है, और उनका इंटरेस्ट में एक रिजर्व्स एंड सरप्लस भी रहता है, तो इसलिए यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ट्रांसफर हो गए। वही अगर देखा जाए अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज में, अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज में पहले तो यहाँ पे ऐसी भी चीजें हो सकती है कि पूरे पूरे एसेट्स एंड लाइबिलिटी लेके ना जाए, वो बोले सिलेक्टिव एसेट्स एंड लाइबिलिटी लेके जाऊंगा, अगर तेरे पास 10 एसेट है मैं सिर्फ 9 एसेट लेके जाऊंगा, जो 10वां एसेट है मेरे को नहीं चाहिए, लाइबिलिटी में से मैं सिर्फ ये 10 लाइबिलिटीज बियर करूँ, ये 9 लाइबिलिटीज बियर करूँगा, 10th लाइबिलिटी बियर नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ना पहले तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा है, तो यहाँ पे सिर्फ जो कौन सा रहेगा, एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गए जो उन्होंने, जो ट्रांसफरिंग कंपनी ने एग्री किए थे। अब इनकी वैल्यू कौन सी रहेगी, यहाँ पे ना थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे पहले अपन ने क्या देखा था अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में कि बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, पर यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक रहता कि एग्रीड वैल्यू भी हो सकती कि जो ट्रांसफरिंग कंपनी है उसने क्या बोला, मैं एसेट्स ये वैल्यू पे लेंगे, 10% अप पे पीपी ले रहे हैं, फिर इन्वेंटरी 10% डाउन पे ले रहे हैं, जो आपका लोन एंड एडवांस है उसको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लो, सो मैं 50% बियर करूंगा, ये सब चीजें रहेगी। तो यहाँ पे जो एग्रीड वैल्यू है दोनों के बीच में, वो वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर कोई एग्रीड वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आपको क्या कंसिडर करना है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कंसिडर करना है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, अभी तक अपन ने सिर्फ 3 ही चीजें पढ़े। फर्स्ट तो अपन ने बेसिक पढ़ा, उसके बाद में अमालगमेशन नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ अमालगमेशन में इंडिकेटर्स देखे, और थर्ड में अभी अकाउंटिंग देखी। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना। कभी कभी आपको इंडिविजुअल सिर्फ परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए 4-5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो क्या रहता है, देखो परचेज कंसिडरेशन नाम से ही पता चल रहा है, जो परचेज किया है उसके रिगार्डिंग कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा, तो उसके रिलेशन में है। तो देखो जब परचेज कंसिडरेशन किसको दिया जाता है, फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, ठीक है, ये कैलकुलेटर आपने मेरे से परचेज किया, तो आप पैसे किसको दोगे, जो ये कैलकुलेटर का ओनर रहेगा। और कंपनी के केस में ओनर कौन रहता है, शेयर होल्डर्स ओनर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, परचेज कंसिडरेशन जो भी अमाउंट आप किसको दे रहे हो, शेयर होल्डर्स को दे रहे हो। शेयर होल्डर्स में कौन कौन आते हैं, शेयर होल्डर में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर आता है क्या, नहीं, शेयर होल्डर में दोनों भी आते हैं, इक्विटी भी आती और प्रेफरेंस भी आता है। ये जो ओनर्स है, ओनर्स को जो जो आप पैसा दे रहे हो या जो जो शेयर्स दे रहे हो, वो सब कहाँ पे आएगा, आपके परचेज कंसिडरेशन में कैलकुलेट हो गया। तो क्या क्या दे सकता हूँ मैं, तो पहले शेयर होल्डर को पहले तो शेयर्स दे सकता है, जो परचेसिंग कंपनी है जो परचेस कर रही है, दैट इज ट्रांसफर कंपनी, वो शेयर्स दे सकती है, अदर सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, या तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कैश भी दे सकती है, कैश में परचेस कर लिया, ये सब चीजें। तो देखो अपन ने क्या परचेस कंसिडरेशन में देखा, परचेस कंसिडरेशन किसको दिया जाता है, जो ओनर रहता है। ओनर इन द केस ऑफ कंपनी कौन रहता है, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कौन से रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या क्या दे सकता है, शेयर दे सकता है, अदर सिक्योरिटीज दे सकता है, कैश दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक आपके दिमाग में चल रहा होगा शेयर, अदर सिक्योरिटीज और कैश केस में, कि यार ऊपर तो इंडिकेटर में बात की थी अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में कि सिर्फ इक्विटी शेयर देंगे। तो हाँ, अमालगमेशन नेचर ऑफ जब मर्जर रहेगा वहां पे ओनली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स रहेगा। पर अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, शेयर्स भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो आपके मन में ये डाउट चल रहा है ना, अभी नीचे क्लियर होगा। पहले ये समझ गया आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे जो थ्योरी है वो भी पढ़ लेते हैं कि देखो परचेस कंसिडरेशन एज एन एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स अदर सिक्योरिटीज इशूड
and the payment made in the form of cash or other asset by transferring company to the shareholder of transferor company। और शेयर होल्डर कौन रहेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, अभी एक एक केस भी ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल जब परचेसिंग कंपनी थी, अब ट्रांसफर कंपनी है, तो ट्रांसफर कंपनी ने एक लोन लेके रखा था। ठीक है, लोन है ₹1 लाख का। ठीक है, अभी जो ट्रांसफरिंग कंपनी ने उसने क्या सोचा है कि ये लोन जो 1 लाख का है ना, एक काम करते हैं, ये 1 लाख के लोन की जगह पे इसको दे देते, अपन कैश दे देते, नहीं तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज दे देते। वो आपके परचेस कंसिडरेशन में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि लोन वाला आपका ओनर है क्या? नहीं, ये तो डेप्थ है आपका, बोरोइंग है। तो वही यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है कि परचेस कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड सम विच ट्रांसफरिंग कंपनी विल डायरेक्टली पे टू द डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। अगर क्रेडिटर जो आपके ये डिबेंचर होल्डर है, इन सबको जो भी पेमेंट दिया रहेगा वो परचेस कंसिडरेशन में, कैलकुलेशन में नहीं आएगा। यहीं पे यहाँ पे भी एक गलती हो सकती है। जनरली परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं इसको भी टोटल ले सकता हूँ। और अगर परचेस कंसिडरेशन गलत है तो आप समझो आपका क्वेश्चन में 3-4 मार्क तो ऐसे ही कट जाएगा जब आपका 14 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस ये नीचे का शुरू करने के पहले अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको थोड़ी ग्रिप आएगी इस पर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था वो? 4th नंबर। आप 4th नंबर का क्वेश्चन ओपन कर लीजिए, और जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है वो आप एक काम कर सकते हैं, टीना और रीना लिमिटेड का मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है आपका, नवंबर 18 और एमटीपी अप्रैल 21 में भी आ चुका है, तो आप ये रेफरेंस देके ओपन कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपन कैलकुलेट करेंगे परचेस कंसिडरेशन, जो एंट्रीज रहेगी वो बाद में रहेगी, तो अपन सिर्फ यहाँ पे रिलेवेंट पार्ट सिर्फ कैलकुलेट करेंगे परचेस कंसिडरेशन। तो देखो 1 अप्रैल 2018 को टीना लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ रीला लिमिटेड। ठीक है, टीना लिमिटेड कौन हुआ? फिर टीना लिमिटेड हुआ ट्रांसफरी, टीना लिमिटेड क्या हुआ? ट्रांसफरर हुआ। डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन एज फॉलोज। ठीक है, issued 50,000 fully paid up equity shares of ₹10 at a premium of 5 per share to the equity shareholder of रीना लिमिटेड। ठीक है, टीना लिमिटेड ने कितना इशू किया? 50,000 इक्विटी शेयर्स। कितने रुपए में? 15 रुपए में। 10 रुपए उसका फेस वैल्यू और 5 रुपए उसका प्रीमियम। तो कितनी वैल्यू ये परचेस कंसिडरेशन में आएगा क्या? हाँ, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आपका है 7,50,000। उसके बाद में कैश पेमेंट हुआ 50,000 का टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ रीना लिमिटेड। ठीक है, ये भी आ जाएगा। किसको पैसा किसको दे रहे हैं अपन? शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इशू 2,000 फुल्ली पेड अप 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ पार्ट टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ रीना लिमिटेड। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया, वो भी आपके ओनर में आता, तो कितना दिया उसको? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 2 लाख। ये भी आपके इसमें आ जाएगा। उसके बाद में 4th वाला, डिवेंचर्स ऑफ रीना लिमिटेड 20,000 विल बी कन्वर्टेड इनटू द इक्वल नंबर एंड द अमाउंट ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ टीना लिमिटेड। दो रीना लिमिटेड के डिवेंचर्स थे, उसमें उसमें टीना लिमिटेड ने बोला मैं मेरी डिवेंचर्स इशू करूंगा, तो ये डिवेंचर होल्डर को जो डिस्चार्ज करने का आ रहा है, ये आपके परचेस कंसिडरेशन में आएगा क्या? नहीं। ये पहले तो डिवेंचर होल्डर आपका आपका ये है कि शेयर होल्डर है क्या? नहीं, तो ये क्या आएगी? वैल्यू 0, कुछ नहीं। तो अपन टोटल कितना हुआ परचेस कंसिडरेशन? 7.5 लाख प्लस 50, 8 लाख, 8 लाख प्लस 2 लाख, दैट इज 10 लाख का आपका हुआ परचेस कंसिडरेशन। यहाँ पे भी कितना दिया? वही है। पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर आर नॉट कवर्ड बाय द टर्म ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, इसके बाद में जो अभी आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे ना कुछ कुछ मेथड्स बताइए परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की। तो फर्स्ट है लमसम मेथड, नेट पेमेंट, सेकंड है नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू, शेयर एक्सचेंज मेथड, और एक मेथड रहती है वो नीचे लिखी है मैंने, वो क्वेश्चन में आपके बार बार आती है, तो मैंने इसके लिए मेथड का नाम ले लिया, पर आपके मॉडल में ये 4 तरह के मेथड है। ठीक है, तो लमसम मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा होगा यहाँ पे कि भाई ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेस कर लिया, तो एक बात बोल ली कि हाँ देखो मैंने 2 करोड़ रुपए में परचेस कर लूंगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन विंडीशन कुछ लगाएगा उसने, डायरेक्टली लमसम बोल दिया 2 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे क्या रहेगा? वो टाइप के परचेस कंसिडरेशन को क्या बोलेंगे? कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लमसम मेथड से ये कैलकुलेट हुआ। नेट पेमेंट मेथड, तो देखो अपन ने बात की थी नेट पेमेंट मेथड कंसिडरेशन कौन से फॉर्म में रहे, तो हमारे कमीशन नेचर ऑफ मर्जर की बात करें, तो हमारे कमीशन नेचर ऑफ मर्जर में अपन ने एक रूल देखा था कि रूल में क्या बोला था, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही इशू करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन शेयर के लिए कैश देंगे। तो यहाँ पे एक बार रूल लिख भी लेता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको क्या देंगे? होली, पहले तो उसमें लिखा था होली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और जो फ्रैक्शन रह गए सिर्फ फ्रैक्शन के लिए ही कैश दिया जाएगा।
प्रेफरेंस शेयर की कोई बात की थी कि नहीं, प्रेफरेंस शेयर को कुछ भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर को आप कैश या अदर पेमेंट अदर सिक्योरिटीज भी दे सकते हैं। तो अब नेट पेमेंट मेथड में क्या आएगा, इक्विटी यहाँ पे वही आएगा, देखो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर। फेयर वैल्यू आपकी फेस वैल्यू नहीं रहती, फेयर वैल्यू मतलब आपकी मार्केट वैल्यू। जैसे अपन ने देखा था 10, अपन ने क्या किया था, जो प्रीवियस एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अपन ने किया था मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 10 उसकी फेस वैल्यू थी, 5%, 5 रुपीज उसका प्रीमियम था। तो यहाँ पे वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैश पेड फॉर फ्रैक्शन शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर अपन ने देखा था, ये भी रूल में बताया था। उसके बाद में फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो उसकी फेयर वैल्यू या एनी फॉर्म ऑफ द पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। अभी अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर का देख लिया। अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस में ऐसी कोई कंडीशन दी है इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर इशू करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को कैश नहीं दे सकते या प्रेफरेंस शेयर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ जो भी आप पेमेंट शेयर होल्डर्स को करोगे वो सब यहाँ पे आ जाएगी। सिर्फ अगर वो सिक्योरिटी है तो उसकी फेयर वैल्यू ले लेना, दैट इज मार्केट प्राइस, और अगर वो कैश और ये सब है तो उसका वैल्यू ले लेना, सिंपल। यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, अगर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। या यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कैश पेमेंट फॉर फ्रैक्शन शेयर, पर मैं जब अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज में आ रहा था मैंने क्या लिखा, एनी फॉर्म ऑफ द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट एग्जाम्पल कैश और एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर वो प्रेफरेंस शेयर में तो वही है कि फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर या एनी फॉर्म ऑफ द पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद में नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड से देखो अपन ने क्या, नेट एसेट मतलब क्या रहता है, पहले तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। बट अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में मैं तो एसेट भी लेके जा रहा, उसकी लाइबिलिटीज भी लेके जा रहा और उसका रिजर्व एंड सरप्लस भी लेके जा रहा। कौन से वैल्यू पे, ये सब रहेगा उसके बुक वैल्यू पे। तो मैं क्या करूंगा, नेट एसेट मेथड से अगर परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना रहा तो एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस रिजर्व एंड सरप्लस, कौन से वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, जो भी बचा वो है आपका परचेस कंसिडरेशन। वही अगर मैं बात करूँ अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस में, पहले तो मैं जो एसेट लेके जा रहा वही और जो लाइबिलिटी लेके जा रहा वही, बट यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू कौन सी रहेगी, यहाँ पे रहेगी, अगर एग्रीड वैल्यू है तो एग्रीड वैल्यू आपके बीच में कुछ रहेगी वो, अगर एग्रीड वैल्यू कुछ नहीं है प्रोवाइडेड ही की क्वेश्चन में, तो आप क्या कंसिडर करो, बुक वैल्यू कंसिडर करो। ये माइनस ये जो भी आएगा ये रहेगा आपका पीसी, दैट इज परचेस कंसिडरेशन। वही यहाँ पे नीचे लिखा देखो, एसेट लाइबिलिटी की सबकी बुक वैल्यू इन केस ऑफ मर्जर, पर अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस में एग्रीड वैल्यू, अगर एग्रीड वैल्यू नहीं है देन इन बुक वैल्यू, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। एक मिनट, ठीक है। उसके बाद में आता है इंट्रिंसिक वैल्यू और शेयर एक्सचेंज मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू और शेयर एक्सचेंज मेथड को एकदम इजी वे में समझाना रहा तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता आपको समझेगा कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेस कर लिया, ठीक है, ये सिनेरियो है। ए लिमिटेड की अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, मैंने उसको क्या किया, जो एसेट्स थी एसेट की फेयर वैल्यू ली, लाइबिलिटीज का जो सेटलमेंट वैल्यू था वो लिया, माइनस किया, तो मेरे पास बता टोटल नेट एसेट। नेट एसेट मतलब उसका शेयर कैपिटल इन शॉर्ट जो फेयर वैल्यू पे है। तो वो अगर देखा जाए तो एक शेयर की वैल्यू आती है 20 रुपीज पर शेयर, ठीक है। और वही अगर मैं बी लिमिटेड के सेम कंसिडरेशन करूँ तो उसकी आती है 10 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो जब मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा क्या बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को कितना पेमेंट देना है, तो मैं ऐसा कर सकता क्या कि ए लिमिटेड का एक शेयर इक्वल्स टू बी लिमिटेड का एक शेयर मैं बोल सकता क्या, नहीं। पहले आप बोलोगे यार ए लिमिटेड का शेयर तो 20 रुपए का है एक शेयर, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, और बी लिमिटेड का 10 रुपए का, तो अगर एक से एक दूंगा तो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को तो फायदा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता क्या कि जो ए लिमिटेड का एक शेयर दूंगा मैं सिर्फ जब आप बी लिमिटेड का 2 शेयर होल्ड करोगे। तो हाँ ऐसा कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि देखो बी लिमिटेड का अगर कोई 2 शेयर होल्ड कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 20। और ए लिमिटेड का एक शेयर दे रहा हूँ मैं, कितना दे रहा हूँ, ए लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 20। तो 20 इज इक्वल टू 20, तो हो गया ना रेशियो। तो यही रहता है, यहाँ पे आपको रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन से रेशियो में आपको शेयर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बी लिमिटेड को कितने शेयर दोगे। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा कि फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड इन बी लिमिटेड आपके ए के एक 1 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड विल बी इशूड, ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है ट्रांसफर की मैंने रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है और उसका मीनिंग क्या रहेगा वो दिया, आप ये पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल भी दिया, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो।
इसके बाद में ये जो मैं बोल रहा था कि एक फिफ्थ मेथड भी है जो आपको जनरली क्वेश्चन में पूछी जाती है, बट आपको एज अ मेथड उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट मैंने मेरे नोट्स में उसको रिकॉग्नाइज किया एज अ मेथड, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत बार यही पूछी जाती है। तो ये मेथड सॉल्व करने से पहले ना आपको एक चीज़ बताता मैं, तो आपको ये मेथड बहुत ईजी लगेगी। यहाँ पे जब स्टेप्स दिख रहा है ना, ठीक है, रुको यहाँ पे थोड़ा सा रुक, रफ वर्क नहीं लेके जाना आपको डायरेक्ट। तो यहाँ पे कंसिडर करो कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उसमें प्रेफरेंस शेयर है, 9% प्रेफरेंस शेयर है, जिसकी वैल्यू 2 लाख है, ठीक है। ये ट्रांसफरर कंपनी में, ठीक है। और जो ट्रांसफरी कंपनी क्या की है, इसके साथ निगोशिएट किया, और इसने क्या बोला कि मैं एक काम करती हूँ, कि ट्रांसफरी कंपनी ने बोला कि तेरे पास कितना है, 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, तो मैं तेरे को मेरे 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करती हूँ, ठीक है, और जिसकी वैल्यू रहेगी 1,50,000 की वैल्यू रहेगी टोटल में। तो इसने दिमाग लगाया, जो ट्रांसफर कंपनी है उसने क्या बोला कि जो प्रेफरेंस शेयर है उन्होंने दिमाग लगाया कि यार मैं अभी कितना करंट में कितनी इनकम है मेरी, 9% मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो इसकी इनकम आ गई आपकी पूरी पूरी मिला के 18,000। अगर मैं इसका ऑफर एक्सेप्ट करती तो इसमें रहेगा 10% मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, ठीक है। तो इसके इसके इनकम कितनी आएगी, 15,000। मैं करंट में 18,000 कमा रही हूँ, और जस्ट बिकॉज अमालगमेशन हो रहा है उसकी वजह से मेरे को 3,000 का नुकसान झेलना पड़ रहा। तो इसने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया। इसने क्या बोला, ट्रांसफर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मैं जितना अभी कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ उतना ही मेरे को इनकम चाहिए ट्रांसफरी कंपनी में। तो इसने बोला 18,000 का चाहिए क्या, ठीक है, तो 18,000 का चाहिए इसको इनकम, और ये कितना रेडी था, 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए। तो अगर 10% की ये रहेगा तो वैल्यू टोटल कितनी रहेगी प्रेफरेंस शेयर की, 1,80,000। तो इसने क्या किया, ऑफर थोड़ा चेंज किया अभी कैलकुलेशन करके। इसने क्या किया, इसने बोला 10% प्रेफरेंस शेयर जिसकी वैल्यू रहेगी 1,80,000। तो इसने फिर से कैलकुलेट किया कि अब भी 18,000 कमा रही है, अगर इसका ऑफर एक्सेप्ट करूँ 10% मल्टीप्लाई बाय 1,80,000, तो यहाँ पे भी 18,000 है, डील डन, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, इसका मेथड क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनकम इक्विवेलेंट मेथड का, कि जितना इनकम ट्रांसफरर कंपनी में वो कमा रहा है उतना ही इनकम ट्रांसफरी कंपनी में वो चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहा है कि उसने क्या एग्री किया है कि जितना इनकम करंट में कमा रहा है उतना ही इनकम वो बाद में कमाना चाहिए, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कितना इनकम कमा रहा है, दैट इज अपने केस में 18,000, और उसका रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि वो जो वैल्यू आया वो, और जो रिटर्न, जो न्यू सिक्योरिटी उसका क्या रिटर्न है, परसेंटेज रिटर्न, तो आपको फुल वैल्यू आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जहाँ से आपको थोड़ी क्लैरिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए आप, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 नील एंड गंगा लिमिटेड का है। ये क्वेश्चन भी शायद मॉड्यूल का ही है, हाँ मॉड्यूल का क्वेश्चन ही है। तो जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, डायरेक्टली आप नील गंगा लिमिटेड का मॉड्यूल का क्वेश्चन है वो आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिया है, पहले तो नील गंगा लिमिटेड फॉर्म अ न्यू कंपनी, ठीक है, ये सब दिया, उसकी बैलेंस शीट दी, उसके नोट्स अकाउंट दिए, और आपने को कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, देखो आपको कैलकुलेट करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इशूड टू नील एंड गंगा लिमिटेड एंड परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। पहले तो निकालो कितना इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे और प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, और दूसरा परचेस कंसिडरेशन। उसके बाद में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है शायद, देखो कि एसेट्स ऑफ नील एंड गंगा लिमिटेड आर टू बी रिवैल्यूड ऐसे ऐसे, ठीक है, रिवैल्यूएशन की वैल्यूज दी थी। परचेस कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, कि इशूड 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 ईच अप इन पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, ठीक है। तो नील एंड गंगा लिमिटेड को अपन कितने, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी जो 2 साल की है, कौन कितनी है, 4,75,000 और 5,25,000, ये रेशियो में अपने को 475 के और 525 के रेशियो में अपने को 24,000 इक्विटी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद में इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे आता है कि इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच fully paid at a par to provide income equivalent to 8% return on the net asset in the business or as on dash 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 after revaluation of the asset of Neil and Ganga Limited respectively। तो यहाँ पे प्रपोजल क्या दिया कि 12% प्रेफरेंस शेयर इशू करे जाएंगे। तो उसने क्या बताया, हाँ ठीक है, इतने इशू कर दो कि 8% वो इनकम, 8% रिटर्न जो आएगा नेट एसेट पे आफ्टर रिवैल्यूएशन, उतना इनकम वो 12% प्रेफरेंस शेयर दे पाए। तो यहाँ पे वही रिवर्स कैलकुलेशन रहेगा, सिर्फ यहाँ पे नेट एसेट को आपको पहले रिवैल्यू करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन।
और इस पे ना ऐसा भी आया था, ये क्वेश्चन पे आपको एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया, सिर्फ वहां पे था थोड़ी सी आपको बैलेंस शीट बनानी थी कि ऊपर जो है सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना था, आपका जैसे ये स्टेप कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट अपने को इक्विटी शेयर कैलकुलेट करते हैं। इक्विटी शेयर में यहाँ पे नील, यहाँ पे गंगा, उनका 2 इयर्स का प्रॉफिटेबिलिटी कितना था उनका, 4,75,000 और 5,25,000। और अपने को क्या करना था, इनका एक रेशियो निकाल लेते पहले। एक रेशियो रहेगा 475:525 और 24,000 शेयर्स को इनके रेशियो में डिवाइड करना है। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 475 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 475 प्लस 525 इक्वल टू 1000 था ऐसा। इसके बाद में 24,000 मल्टीप्लाई बाय 525 इंटू 1000, तो कितना आता है, तो ये आया 11,400 शेयर्स नील के लिए। और जो भी बचा 24,000 माइनस 11,400, तो यह है 12,600 शेयर्स गंगा को। ठीक है, इसकी वैल्यू देखा जाए तो वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो 11,400 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि एक शेयर 25 का था, तो इसकी वैल्यू आई 2,85,000। ठीक है, और यहीं पे इसकी वैल्यू आई 12,600 मल्टीप्लाई 25, तो यह है 3,15,000। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अभी अपने को निकालना है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के लिए पहले अपन ने उसको नेट एसेट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेशन लिख लेंगे पहले तो। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे नील, यहाँ पे गंगा, उसकी अपने को रिवैल्यूड अमाउंट भी दिया था, प्लांट एंड मशीनरी ये सब का। तो प्लांट एंड मशीनरी इज 525, 675, 525 675। बिल्डिंग का था 775 और 648, 775 और 648। ठीक है, ये सब हो गया, मतलब नॉन करंट एसेट तो हो गया। करंट एसेट में वही वैल्यू लिख लेंगे, इसका कुछ रिवैल्यूड अमाउंट लिख दिया, तो 163,500 और 158,600। 163,500, 158,6 एसेट, ये करंट लाइबिलिटी होगी, करंट एसेट सॉरी। तो करंट लाइबिलिटी कितनी है अपनी, 623,500 और है 557,600, 557,600। ठीक है, तो नेट एसेट कितने हो गए आपके, 525 प्लस 775 प्लस 163,500 माइनस 623,500। ठीक है, आप भी अगर मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब जाके आपको ग्रिप आएगी। नहीं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सिर्फ, तो वो सिर्फ मेरी प्रैक्टिस हो रही है। पर आप अगर उसको पॉज करके खुद से सॉल्व करो, उसके बाद में वीडियो देखो, तो आपको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसकी टोटल नेट एसेट की वैल्यू है 8,40,000। उसके बाद में 675 प्लस 648 प्लस 158,600 माइनस 557,600, तो यहाँ पे आई वैल्यू 9,24,000। तो अपने को 8% इस पे कैलकुलेट करना है। तो पहले इस पे ले लेते हैं 7,390, उसके बाद में 8,40,000 8%, तो ये आया 67,200। उसके बाद में 12% प्रेफरेंस शेयर। देखो पहले अपना फर्स्ट स्टेप क्या था, रिटर्न निकालने का, रिटर्न निकाल लिया। अभी सिर्फ उसका रिवर्स कैलकुलेशन, 67,200 डिवाइडेड बाय 12%, 73,920 डिवाइडेड बाय 12%, तो ये इसकी वैल्यू है 5,60,000 और इसकी वैल्यू है 73,920 डिवाइडेड बाय 12%, 6,16,000। अब यहाँ पे तो नंबर पूछा था, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो एक शेयर की वैल्यू पहले तो क्या थी, शायद से 10 रुपये थी।
हाँ 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू थी, तो डिवाइडेड बाय 10 कर लिया, तो ये आएगा 56,000 शेयर्स, और ये आएगा 61,600 शेयर्स। और आपको जो सेकंड था इसका पार्ट सिर्फ पीसी निकालना था। पीसी में आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे वैल्यूज ही टोटल करनी है, 5,60,000 प्लस यहाँ पे है 6,16,000, और जो अपना इक्विटी शेयर होल्डर है उसकी वैल्यू कितनी थी, 285,350। तो ये आ गया 931, और 285 प्लस 560, ये आ गया आपका 845। तो ये डायरेक्ट टोटल वैल्यू आ गई। एक बार क्वेश्चन से मैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें 11,400, 12,600, ठीक है, 616, ये भी 845, 978, ठीक है, सब मैच हो गया। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद में ना मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है कंफ्यूजन एडजस्टमेंट की। कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट मतलब क्या है कि देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको लगेगी एक चीज पर उसकी अपोजिट चीज रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट ऐसे हैं, और ऐसा है ना, अगर पीसी के गलत हो गया तो आपका बहुत सारा पार्ट ऑफ क्वेश्चन गलत ही होगा। ठीक है, तो उससे अच्छा एक बार ये ध्यान से देख लो, तो उसके बाद में आप नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट में क्या है, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो आपको पहले समझना है कि दोनों चीज़ें भी, पहले तो आपको क्वेश्चन जब पढ़ोगे, ये जो कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ ये दोनों चीज़ें हो सकती है, बट एकदम डिटेल में पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ इसमें से एक चीज़ सही है, एक चीज़ गलत है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, इश्यू, देखो एकदम ये चीज़ में ना 2 बार पढ़ो आप। वैसे जल्दी जल्दी में एक बार में आंसर आना जरूरी है, 2 बार पढ़ो। Issue such amount of fully paid up 6% debentures in transferee company। ठीक है, फर्स्ट क्या था वापस से, इशू सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड अप 6% डिबेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी एज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 5% डिबेंचर इन ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरर एट अ 5% डिस्काउंट आफ्टर द टेक ओवर। देखो पूरा एडजस्टमेंट वापस से पढ़ो। इशू सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड अप 6% डिबेंचर इन ट्रांसफरी एज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 5% डिबेंचर इन ट्रांसफरर एट 5% एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर द टेक ओवर। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है कि ट्रांसफर कंपनी के जो डिबेंचर्स होल्डर है उनको 5% डिस्काउंट पे कंसिडर किया, या ट्रांसफरिंग कंपनी ऐसा बोल रही है कि उसने वो उसके जो शेयर्स है वो 5, जो डिवेंचर्स है वो 5% डिस्काउंट पे हो सकती है। तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ यार दोनों भी चीज़ें तो पॉसिबल है। तो अभी देखो इसके आंसर पे देखो तो आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे बोला है कि दिस मीन्स 6% डिवेंचर और ट्रांसफर इशूड एट 5% डिस्काउंट। तो ये वाला सही है। अगर आप डिटेल में भी पढ़ोगे तो आपको हाँ लगेगा यार ये वाला जो दूसरा वाला चीज़ बता रहे हैं वो सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफर कंपनी के डिवेंचर्स आर टेकन एट 5% डिस्काउंट। ठीक है, अभी वापस से दूसरा वाला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं अपन। दूसरा वाला है कि ट्रांसफरिंग कंपनी इशूड 15% डिबेंचर्स। देखो ट्रांसफरिंग कंपनी इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर एट 10% प्रीमियम। तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखो, दो चीजें क्लैरिटी आएगी कि या तो ये हो सकता है कि ट्रांसफरिंग कंपनी ने खुद के प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पे इशू किए, या ऐसा इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ट्रांसफरिंग कंपनी ने ट्रांसफरर के प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रीमियम पे वैल्यू किया। तो अभी देखो इसका सॉल्यूशन देखो, तो इसमें लिखा है दिस मींस ट्रांसफरिंग कंपनी वैल्यू ट्रांसफरर प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम डज नॉट मीन दैट ट्रांसफरिंग कंपनी इशूड इट प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट प्रीमियम। देखो आपको लग रहा होगा ना कंफ्यूजन तो है यार, एक बार में जब पढ़ते 2-3 बार पढ़ोगे ना तब जाके ये कंफ्यूजन सॉल्व होगा। उसके बाद में थर्ड वाला है कि 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ट्रांसफरर विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि ट्रांसफरर के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10% डिस्काउंट मतलब 90% बाय इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ 100 ईच एट पार इन ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर के शेयर को 10% डिस्काउंट पे कर लिया, मतलब 90% उसकी वैल्यू पकड़ ली। पर कोई ऐसा भी कर सकता है कि ट्रांसफर कंपनी ने खुद के प्रेफरेंस शेयर 10% डिस्काउंट पे इशू किया, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट वाला 12% डिवेंचर होल्डर ऑफ ट्रांसफर आर पेड एट 8% प्रीमियम। ठीक है, ट्रांसफर के डिवेंचर्स को 8% प्रीमियम मतलब 108 हो गया।
बाय 12% डिवेंचर्स इन ट्रांसफरी इशूड एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट ये था कि ट्रांसफरर कंपनी के जो प्रेफरेंस जो डिवेंचर्स है उसको 8% प्रीमियम मतलब 108 पे पकड़ लिए, और ट्रांसफरी कंपनी ने खुद के डिवेंचर्स 10% डिस्काउंट पे इशू किया मतलब 90 पे इशू किए। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर हुआ। नहीं तो आप क्या करो, वापस से एक बार ये पढ़ो उसके बाद सामने आओ, नहीं तो आपका ऐसा रहेगा कि कंफ्यूजन चलती रहेगा दिमाग में। ठीक है, उसके बाद में अपन फिफ्थ पे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे, दैट इज एडजस्टमेंट टू रिजर्व्स इन अमालगमेशन। देखो, पहले तो अपन ने क्या बोला था कि अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में एक ही तरह का एडजस्टमेंट होगा उसके इसमें, यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे वही लिखा है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेट टू अकाउंटिंग पॉलिसी बिटवीन द बोथ द पार्टीज। पर एक दूसरा एडजस्टमेंट भी होता है वहाँ पे, एडजस्टिंग डिफरेंस का। एडजस्टिंग डिफरेंस क्या रहता है, जब हम गुडविल और ये सब कैलकुलेशन रहेगा उसमें आपको ये थोड़ा क्लियर रहेगा। दूसरा है अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज। पहले तो अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज में आप समझ लो, अपन ने क्या बोला था कि एसेट्स लेंगे लाइबिलिटीज लेंगे। कौन से एसेट्स और लाइबिलिटी, जो ट्रांसफरी कंपनी ने बोला है कि ये एसेट्स लेंगे और लाइबिलिटी कौन से वैल्यू पे, अग्रीड वैल्यू पे। ठीक है, पर यहाँ पे कहीं भी मैंने रिजर्व एंड सरप्लस का नाम निकाला क्या, नहीं। यहाँ पे अपन ने बोला कि रिजर्व एंड सरप्लस को पहले तो लेते ही नहीं है। ठीक है, पर एक चीज समझो कि कोई कंपनी है जिसमें कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ठीक है, उसने स्टैट्यूटरी रिजर्व बना के रखा है। अब जब आप लोगे और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस आप जब उसकी आफ्टर अमालगमेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिखाओगे तो वो कोई मिसलीडिंग पिक्चर तो नहीं दिखा रहा। तो आप बोलोगे हाँ यार रिजर्व एंड सरप्लस तो है बट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा रहा, तो इसके लिए एक बोला कि रिजर्व एंड सरप्लस दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे उसका एक्सेप्शन हो गया कि रिजर्व सरप्लस दिखाने का, पर दिखाने का, पर मैं रिजर्व सरप्लस लेके ही नहीं जा रहा तो दिखाओ क्यों। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन निकला, ठीक है आप दिखाओ बट उसका वैल्यू जो इफेक्ट रहेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नील रहेगा। तो इसके लिए क्या बोला कि फॉर एग्जांपल रिजर्व सरप्लस 10,000 के है ना, तो रिजर्व सरप्लस जो है उसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व में आप लिख लो 10,000 और उसके ही नीचे माइनस करो अमालगमेशन एडजस्टमेंट और उसमें से 10,000 माइनस कर लो। तो नेट इफेक्ट कितना है, जीरो का। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फेयर प्रेजेंटेशन आया क्या, हाँ फेयर प्रेजेंटेशन, आपने स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखा दी और उसका इम्पैक्ट भी कुछ हुआ क्या, नहीं। तो ये एक तरह का जुगाड़ यहाँ पे यही बोला गया कि पहले तो नो रिजर्व्स अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। Amalgamation adjustment reserves is debited to bring the statutory reserves of transferor company। तो ये देखो एडजस्टमेंट रहेगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व और टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, और ये इसका ये प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व को ऊपर देगा उसमें से माइनस अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, तो इम्पैक्ट कितना रहेगा, नील इम्पैक्ट रहेगा। उसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ दिस चैप्टर कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन रहता है। तो पहले तो देखो जो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर रहता है, अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में अपन क्या बोला था, ए लिमिटेड रहेगी बी लिमिटेड रहेगी, दो एंटिटीज ए बी लिमिटेड फॉर्म करेगी टू पुल देयर रिसोर्सेज और बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी तरह का इंटेंशन, पहले तो मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें ली ना सब बुक वैल्यू पे ली। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई भी इंटेंशन था कि उसके एसेट्स को कम और ज़्यादा वैल्यू करने का, कुछ नहीं। मैंने जो भी परचेस कंसिडरेशन दिया शेयर होल्डर को सिर्फ उनके राइट्स जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके लिए दिया। तो यहाँ पे कोई भी गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कोई बात आएगी का, नहीं। तो यहाँ पे वही बोला है कि नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व शैल बी रिकॉग्नाइज। तो जो भी डिफरेंस रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसा रहेगा, पहले तो देखो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर में मैं एसेट लेके जाऊंगा, लाइबिलिटी लेके जाऊंगा, रिजर्व एंड सरप्लस लेके जाऊंगा, ये सब किस पे रहेंगे, बुक वैल्यू पे। तो जो बचा ये क्या रहेगा आपका, इक्विटी शेयर्स या इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनकी वैल्यू रही। अगर इनको मैं थोड़ा कम ज़्यादा दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके टोटल शेयर कैपिटल है 100 रुपये का और उसके जगह पे ट्रांसफरी कंपनी ने आपको 90 रुपीज़ दिए, टू 90 रुपीज़ दिए, तो जो 10 रुपीज़ का डिफरेंस है उसका क्या करो, गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या बोला एएस ने कि आप एक काम कर लो, जो डिफरेंस है ना वो एडजस्टिंग जो डिफरेंस है वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाओ। तो यहाँ पे वही बोला परचेस कंसिडरेशन मैंने शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व्स, जो अपन मैं बात कर रहा था ना, आपको बाद में बताऊंगा एडजस्टिंग डिफरेंस वाला, वही यही चीज़ है। आपको रिजर्व एंड सरप्लस में दूसरा जो एडजस्टमेंट करना है आपको वो है सिर्फ एडजस्टिंग डिफरेंस का। उसके बाद में जो अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस है उसमें तो ऑब्वियसली यार जो भी कम ज़्यादा दे रहा है वो वही रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका परचेस कंसिडरेशन आपने 100 का दिया, 1000 का दिया फॉर एग्जांपल, ये शेयर ऑफ पेरेंट नहीं आएगा, सिर्फ नेट एसेट रहेगा। जो नेट एसेट है वो थे उसके 800 के, तो आपने 800 के लिए 1000 रुपये दिए, तो जो बचा ज़्यादा डिफरेंस
वो तो आपने गुडविल के लिए लिया 200 रुपये। वही यहाँ पे अगर आप 700 रुपये देते हो तो आप क्या बोलते हैं, यार 100 रुपये जो कम दिए मैंने तेरे कैपिटल रिजर्व के लिए दिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही, अगर पॉजिटिव रहा तो गुडविल रिकॉग्नाइज करो, अगर निगेटिव रहा तो कैपिटल रिजर्व रिकॉग्नाइज करो। ये सब चीज़ समझा कि आपको ऊपर का दो चीज़ें रहेगी। अमालगमेशन नेचर ऑफ रिजर्व में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व का। जो भी डिफरेंसेस रहेगा वो डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस को हिट करेगा। वही अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस में अगर पॉजिटिव रहा अगर डिफरेंस तो गुडविल में जाएगा, निगेटिव रहा तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। अभी गुडविल अगर अमोर्टाइज करने के लिए बोला, अगर 5 ईयर्स में अमोर्टाइज कर दो अनलेस आपके पास लॉन्गर पीरियड जस्टिफाइड है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो तरह के मैंने क्या जो गुडविल कैलकुलेशन के मेथड बताए, ये मेथड इसलिए बताए कि देखो ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मेथड दिखेगी ही दिखेगी, और वहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये दिए, बट आपके पूरे बुक में ये मेथड लिखे हुए नहीं कि ये तरह से कैलकुलेट होना चाहिए। आपने ये सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। फर्स्ट है कि कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में पहले तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करोगे, एसेट्स माइनस नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करके, ये ऑपरेशन की इनकम को कंट्रीब्यूट नहीं करता, माइनस लाइबिलिटी, तो जो बचा वो कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपके जो भी है नंबर ऑफ ईयर जितना भी आपको दिया है उसके का, उसमें से उसको डिवाइड करो आप नंबर जो कैपिटलाइजेशन रेट है आपका उससे, तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा एज पर, और जो एज पर स्टेप 1 है उसके कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, तो इनमें जो भी डिफरेंस आएगा वो रहेगा आपका गुडविल। वही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में वही रहेगा कि आपको पहले तो जो वैल्यूएशन गुडविल कैसा रहेगा, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, उसमें से जो भी परसेंटेज है आपका नॉर्मल प्रॉफिट का मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड वो कर लो, जो भी बचा वो रहेगा आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका गुडविल का कैलकुलेशन, ठीक है। ये मैंने फास्ट इसलिए बोला कि 2-3 क्वेश्चन में ही ये इसका कैलकुलेशन है, और एग्जाम में भी 1-2 बार आ चुका है ये चीज़, तो आपको भले ही मैंने फटाफट बोल दिया, बट आपको ये जो क्वेश्चन है इसके रिलेशन में ये सॉल्व कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कोई अदर एडजस्टमेंट कौन से रहती है, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी बोला जाता है कि बोनस शेयर का एडजस्टमेंट है, तो बोनस शेयर का पहले तो कैसा रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस से वैल्यू कम होगी और उसका जो वैल्यू है वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर के वैल्यू में बढ़ेगा। वही अगर बात करूँ दूसरा जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एलिमिनेशन है, तो देखो एक मिनट, तो यहाँ अपन ने दूसरा जो टॉपिक पढ़ रहा था वो था इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एलिमिनेशन। तो देखो इंटर कंपनी नाम से पता चलता है कि दोनों कंपनीज के बीच में के जो ट्रांजेक्शन है वो एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करो कि ए लिमिटेड है, ज़्यादा बड़ा हो गया सर, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेस कर लिया, या तो आप दूसरा, ये बहुत ज़्यादा बार मैंने यूज़ किया एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते कि ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज हो रहा है टू फॉर्म ए बी लिमिटेड, ठीक है। ये मर्जर का है। तो ऐसा था ना, जब बिफोर मर्जर ये कंपनीज में कोई ट्रांजेक्शन हुए थे जिसमें से ऐसा हुआ कि बी ए लिमिटेड को ना बी लिमिटेड को पे करना था कुछ चीज़ें, तो बी लिमिटेड के बुक्स में क्या रहेगा, 1 लाख रुपए पे करने थे शायद से ड्यू टू योर ट्रांजेक्शन। तो आप ट्रेड रिसीवेबल में बी लिमिटेड कितना दिखाएगा, 1 लाख रुपीज ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम ए लिमिटेड, और वही ए लिमिटेड उसके बुक्स में क्या दिखाएगा, ए लिमिटेड दिखाएगा ट्रेड पेबल 1 लाख रुपीज बी लिमिटेड को, ठीक है। तो जब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, ये अपने सॉरी कैंसिल आफ्टर अमालगमेशन ए बी लिमिटेड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो उसमें ये चीज़ दिखेगा, जो लाइबिलिटी है उसमें ट्रेड पेबल दिखेगा 1 लाख पेबल फ्रॉम टू बी लिमिटेड, और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में दिखेगा 1 लाख रिसीवेबल फ्रॉम ए लिमिटेड। तो AS14 क्या बोलता है, ये सब ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करो, इसको जीरो करो, नलीफाई करो। तो नलीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो एसेट कम करोगे, लाइबिलिटी कम करोगे। एसेट कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू ट्रेड रिसीवेबल बाय ट्रेड पेएबल, लाइबिलिटी कम करने के लिए। तो क्या हो गया, 1 लाख ट्रेड पेएबल से कम हो गया, लाइबिलिटी से आपके रिसीवेबल से भी 1 लाख कम हो गए, तो इफेक्ट क्या हुआ, जीरो। तो वही यहाँ पे बताया कि इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको सबको नलीफाई करो, और वही ये सब मैंने तो यहाँ पे ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल का दिया। दूसरे भी एग्जांपल्स रहते थे जैसे बोरोइंग का, या लोन और बोरोइंग एक दूसरे के बीच में चल रहा। उसके बाद में कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है कि डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट है, तो उसका मतलब उसका एडजस्टमेंट भूल जाते हैं अपन करना, कैसा रहेगा। तो डिबेंचर्स की वैल्यू तो पूरी शो होगी, जो भी उसका डिस्काउंट का वैल्यू वो पीएनएल में कैप्चर होगा, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी जनरल एंट्रीज के ऊपर ही पूछ लेते हैं, पूरा पूरा जनरल एंट्री या रियलाइजेशन अकाउंट, ये नीचे का है। तो इसमें ऐसा रहेगा ना कि देखो पहले तो समझो, एक रहता है ट्रांसफरर कंपनी, एक रहती है ट्रांसफरी कंपनी, जो अपन ने देखा अभी तक।
तो ट्रांसफरर कंपनी क्या करेगा, उसके जो भी है एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, वो सब किसको देगा, ट्रांसफरी कंपनी को। और इन केस ऑफ अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर रिजर्व्स एंड सरप्लस में देगा। तो ये ट्रांसफरर की बुक, ट्रांसफरर का जो बुक्स रहेगा उसमें क्या चीज़ें रहेगी, इसके बुक्स में जो भी चीज़ें रहेगी वो रहेगी डी रिकॉग्निशन की चीज़ रहेगी, सब कुछ उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वही अगर ट्रांसफरी के बुक्स में बात करूँ तो इसको क्या रहेगा, सब कुछ चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। तो रिकॉग्नाइज का तो पता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी डी रिकॉग्निशन का पता है, पर डी रिकॉग्निशन का कैसे रहेगा। तो आपने अगर इंटरनल रिकॉग्निशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक रहता था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो वही वैसा ही एडजस्टमेंट जो वहाँ पे दिए वैसे ही तरह के एडजस्टमेंट्स है, सिर्फ यहाँ पे जो अकाउंट बनता है वो रहता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जो भी आपको एसेट डी रिकॉग्नाइज करना है, लायबिलिटी डी रिकॉग्नाइज करनी है, फिर जो भी सेटलमेंट करना है, जो भी रिसीवेबल दिखाना है, वो सब चीज़ें आप किससे दिखाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट से। कैसी एंट्रीज रहेगी अपने नीचे पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्लियर हो गया। अब नीचे पढ़ते हैं। देखो कभी कभी आपको सिर्फ यही पूछा जाता है कि रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो, रियलाइजेशन की एंट्रीज पोस्ट करो। रियलाइजेशन अकाउंट पोस्ट करना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। जैसे आप अगर एंट्रीज आपकी पक्की होगी तो अकाउंट बनाने को क्या ही लगता है, जो डेबिट में उसको ये करो, क्रेडिट में क्रेडिट साइड को लिखो। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इन बुक्स ऑफ द जो जनरल एंट्रीज रहेंगी इन बुक्स ऑफ वेंडर और ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स वाइज मैंने दिया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करो और उसके बाद में जो भी एसेट्स है, जो एसेट्स, क्योंकि देखो जो ट्रांसफर कंपनी रहेगी उसके बुक्स में एसेट डी रिकॉग्नाइज होंगे। कौन से एसेट डी रिकॉग्नाइज करेंगे, जो एसेट्स एंड लायबिलिटी एसेट्स उसने टेक ओवर की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है वहाँ पे तो सभी एसेट्स होंगे, पर अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस है वहाँ पे तो लिमिटेड एसेट्स रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली जो जो एसेट्स लिए है उसको डी रिकॉग्नाइज करो। तो कैसे करोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट्स, इंडिविजुअल एसेट्स को करो। अब यहाँ पे ना एक है कि अगर जो चीज़ें नहीं लेके जा रहे हो उसको नहीं करना है ये डी रिकॉग्नाइज। उसके बाद में यहाँ पे नोट है कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट जो बैलेंस रहेगा, आप जनरली कोई कोई लोग उसको एसेट साइड में दिखाते हैं, या एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ आर नॉट एसेट एंड शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वही इन केस ऑफ लाइबिलिटीज में सेम लाइबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करो। अगर लाइबिलिटीज में भी कोई चीज़ें ऐसी है कि लाइबिलिटीज नहीं लेके जा रही है वो जो ट्रांसफरी कंपनी है, तो उसको मत करो, उसको आपको इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा। जो लेके जा रहे हो उसको बाय लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा रहा कि एक एग्जांपल कंसीडर करो, यहाँ पे अपन ने बात करें कि लाइबिलिटी नहीं लेके जा रहे, तो एक एग्जांपल कंसीडर करो। यहाँ पे एक लोन है बैंक से जो लिया है, सॉरी, बैंक से एक लोन लिया है जिसकी वैल्यू है, लोन की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़। तो ड्यूरिंग द जब ये चला अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, सॉरी परचेस, तो उसमें बोला कि बैंक लोन मैं लेके नहीं जा रहा, तो बैंक लोन को अपन डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल के नहीं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, बैंक लोन को पे करना पड़ेगा। तो बैंक वालों से जब बात की तो उन्होंने बोला ठीक है 1 लाख नहीं पे कर सकते तो एटलीस्ट 90,000 तो भी पे कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंट्री बाय बैंक लोन 1 लाख टू कैश और बैंक जो भी रहेगा वो रहेगा 90,000। जो बचा हुआ डिफरेंस क्या हुआ, मेरे लिए गेन हुआ, तो गेन लॉस ये सब अपन ने क्या बोला, एक ही अकाउंट से रूट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 10,000। ठीक है, अगर वही ज़्यादा बोलता है 1 लाख, आपको 90,000 नहीं पे करना है, आपको तो 1,10,000 ही पे करने हैं, तो आप क्या करोगे, 10,000 का जो लॉस हो रहा है उसको बाय रियलाइजेशन अकाउंट दिखाओगे। मैंने वही बोला है, फॉर लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्चार्ज ऑफ सच लाइबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वही बाय लाइबिलिटीज टू कैश एंड बैंक, जो भी बचा प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाओ। उसके बाद में जो बुक परचेस कंसिडरेशन रिसीवेबल फ्रॉम द ट्रांसफरिंग कंपनी, जो रिसीवेबल है आपको ट्रांसफरिंग कंपनी जैसे परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना है बाय ट्रांसफरिंग कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अभी तक रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है, देखो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का सेपरेटली स्टेटमेंट यहाँ पे अकाउंट बना के नहीं दिखा, बट आप एंट्रीज से भी वो आप गेस कर सकते हो। ठीक है, तो एक मिनट प्रॉपर अकाउंट बना लेता तो अभी तक आपको समझे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या किया, एसेट को डी रिकॉग्नाइज किया। तो क्या एंट्री पास की थी अपन ने, बाय रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट्स, तो यहाँ पे मैं सन्ड्री एसेट लिख ले रहा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने लाइबिलिटीज को डी रिकॉग्नाइज किया, तो बाय लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे बाय लाइबिलिटीज लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद में जो भी गेन एंड लॉस होगा
लाइबिलिटीज पे करने का, वो यहाँ तक अभी एंट्री देख ली। उसके बाद में अपन ने क्या है, दूसरी एंट्री जो फोर्थ एंट्री थी वो क्या पास की, बाय ट्रांसफरी टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी रिसीवेबल था वो। तो यहाँ पे अपन क्या दिखाएंगे, बाय ट्रांसफरी। ठीक है, अभी जब ट्रांसफरी को डिस्चार्ज भी करना पड़ेगा जो जो वो दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जो इक्विटी शेयर दिए, प्रेफरेंस शेयर दिए, जो कैश एंड बैंक दी टू ट्रांसफरी अकाउंट, ये सब दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद में ऐसा आता है जो एक्सपेंस और लिक्विडेशन है ना, वो किसको पे करना है। अगर ट्रांसफरर जो ट्रांसफरी कंपनी वही सब बॉन्ड कर रहा है तो अपने कोई चिंता नहीं, बट अगर ट्रांसफरर कंपनी को करना पड़ रहा है चीज़ें, तो वो कैसा रहेगा, अगर ट्रांसफरी कंपनी बियर कर रहा है पूरी पूरी चीज़ें, तो वो क्या करेगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश एंड बैंक। बट अगर ऐसा बोला है कि ट्रांसफरी कंपनी, इफ एक्सपेंस बॉन्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, तो वो अगर बॉन्ड भी ट्रांसफरी कंपनी कर रहा है और पे भी ट्रांसफरी कंपनी कर रहा है, तो ट्रांसफर कंपनी के बुक्स में कोई एडजस्टमेंट होगा क्या, नो एडजस्टमेंट, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास। वही, बट अगर ऐसा बोला है कि ट्रांसफर कंपनी तो पहले पे कर दे, जो भी रहेगा वो रिएम्बर्स कर लेंगे, तो आपने क्या करना पड़ेगा, बाय ट्रांसफरी टू कैश एंड बैंक, क्योंकि ट्रांसफरी से रिसीवेबल खड़ा कर दिया, कैश एंड बैंक से मैंने पेमेंट दे दी, उसके बाद में जो भी पैसा आएगा बाय कैश एंड बैंक टू ट्रांसफरी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो रियलाइजेशन अकाउंट था वहाँ पे और एक एडजस्टमेंट क्या हो गया, अगर एक्सपेंस ट्रांसफर कंपनी बियर कर रहा है बाय रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक, तो यहाँ पे आएगा टू कैश एंड बैंक, ये कौन सा रहेगा, लिक्विडेशन एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद में इन इफ, हाँ ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स रिकॉग्नाइज अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले एग्जांपल कंसिडर करो। फॉर एग्जांपल, आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो है बुक्स में, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू है आपकी 4 लाख रुपीज़। ठीक है, जो ट्रांसफरी कंपनी थी, ट्रांसफरी कंपनी ने आपके 4 लाख के प्रेफरेंस के लिए क्या दिया, 4 लाख तो पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने प्रेफरेंस शेयर दिए, और 40,000 का क्या दिया, कैश दिया। तो अपने को जब इनको पेएबल दिखाना पड़ेगा, तो पेएबल कितना है इनके लिए, 440। तो आप क्या करोगे, एंट्री बाय, आप एंट्री यहाँ पे पोस्ट क्या करोगे, पूरा पूरा रिसीवेबल ऑफ, पूरा पूरा पेएबल ऑफ 4,40,000। तो जो आपके बुक्स में प्रेफरेंस शेयर, वो जो बाय, जो भी एडिशनल दे रहे हो वो किससे लेके रूट आउट करोगे आप, बाय रियलाइजेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये आएगा 4 लाख, ये आ गया आपके 0.40, और ये आएगा आपके 440। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री बताई कि प्रेफरेंस शेयर बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप करोगे कैरिंग वैल्यू पे, जो भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो भी टोटल अमाउंट पेएबल एज पर पीसी। जैसे आप पे करोगे तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू जो भी क्या उसको परचेस कंसिडरेशन और प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफर, दैट इज 4 लाख जो अपने केस में था, और कैश एंड बैंक 40,000। ठीक है, यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट क्या आया फिर आपके इसमें, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा पे किया, या तो अगर एक्स्ट्रा पे किया क्या कम पे किया, वो सब यहाँ पे आएगा। इसके बाद में जो अब इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेएबल है वो भी निकालना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी बचा कुचा है वो सब किसको पेएबल रहेगा, पेमेंट रहेगा, वो सब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट पेएबल रहेगा। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर का खुद का कैपिटल, जो भी यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है वो, और रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस, ये थोड़ा नया है आपके लिए। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में अभी देखो जो भी बैलेंस यहाँ पे जैसे अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में बचा, जो भी बैलेंस बचा आप किसको ट्रांसफर करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा पूरा बैलेंस ट्रांसफर कर दो, जो ये रहेगा उसका टोटल पेएबल। ठीक है, इसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट रहेगा, इक्विटी शेयर बाय इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैश एंड बैंक। अभी यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करो कि अगर कैश एंड बैंक वो नहीं लेके जा रहा है, तो आपको जो भी बैलेंस है कैश एंड बैंक में वो सब पे करना है, इंक्लूडिंग जो उसको अलोकेटेड था इन केस ऑफ परचेस कंसिडरेशन, और जो भी बैलेंस बचा वो। बट इनके कैश एंड बैंक नहीं लेके जा रहा है, तो जितना भी कैश एंड बैंक सिर्फ अलोकेटेड था इन केस ऑफ पीसी, वो उतना ही देना है। ठीक, वो नोट में वही लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा, क्लियर है। मैं वापस से एक बार रिवीजन करवा देता है इसकी, क्या क्या अपन ने अभी तक चीज़ें सीखी। तो अगर एकदम इन शॉर्ट बताया जाए ना, डायरेक्टली अगर नोट्स के थ्रू भी नहीं जाऊँ मैं, तो अभी तक मैंने क्या बोला कि देखो, इन केस ऑफ वेंडर की बात चल रही है, इन केस ऑफ ट्रांसफरर की बात चल रही है। ठीक है, तो उसमें ऐसा रहेगा कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डी रिकॉग्नाइज हो गए। क्यों डी रिकॉग्नाइज हो गए, जितने भी, क्योंकि ये मेरे को ट्रांसफर करने हैं ट्रांसफरी कंपनी को, तो जितने भी एसेट्स लेके जा रहा है ट्रांसफरी कंपनी, और
जैसे अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में पूरे लेके जाएगा, अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज में सिलेक्टिव लेके जाएंगे, तो वो सबको डी रिकॉग्नाइज करो, लाइबिलिटीज को डी रिकॉग्नाइज करो। ये था अपने पहले दो एडजस्टमेंट। तीसरी एडजस्टमेंट थी कि अगर लाइबिलिटीज को नहीं लेके जा रहे हो तो पे तो करना पड़ेगा, तो उसको जितना पेमेंट आ रहा है उतना पेमेंट कर दो। अगर कुछ ज़्यादा पे कर रहे हो कि कम पे कर रहे हो, वो किसके थ्रू रूट आउट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। उसके बाद में आपको रिसीवेबल खड़ा करना है आपके बुक्स में, ट्रांसफरी कंपनी से जो मिलना है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू रूट आउट करना है। जो भी अब रिसीवेबल जो भी डिस्चार्ज करेगा, जो भी पीसी उसने दिया होगा, इक्विटी शेयर देंगे, प्रेफरेंस शेयर देंगे, कैश एंड बैंक दिया रहेगा, वो सब आपको उसके रिसीवेबल्स से कम करना है। उसके बाद में एंट्री आएगी आपकी। अब ये तो उसने कैश दे दिया, इक्विटी शेयर दे दिया, प्रेफरेंस शेयर दे दिया। अब इसका क्या करना है, वो जो जिन जिनको दिए उनको बांटना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना पेमेंट पेएबल है वो सब पहले खड़ा करो। इफ जैसे अपन ने बोला था 4 लाख उसके बुक्स में पर इन्होंने 4,40,000 दिए, तो आपको 4,40,000 से उसका पेएबल खड़ा करना है। जो भी डिफरेंस 40,000 का ज़्यादा दे रहे हो वो किसके थ्रू रूट आउट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। उसके बाद में उसका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर रहेगा। इक्विटी शेयर होल्डर के केस में क्या रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी शेयर होल्डर का है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस, और जो भी अभी बैलेंस बचा रियलाइजेशन अकाउंट में वो सब आपको इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। और जो उसके बाद में आप पेएबल दिखाओगे इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी पेएबल दिखाओगे उसके बाद में रहेगा उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी आप परचेज कंसिडरेशन में दिया है उतना दो, और कैश एंड बैंक जो भी बैलेंस बचा वो दो। कैश एंड बैंक का बैलेंस कब देंगे, अगर कैश एंड बैंक ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जा रहा है। पर अगर ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रहा है वो केस में क्या करोगे आप, कि जितना कैश एंड बैंक उसने अलोकेट किया था ड्यूरिंग द पीसी सिर्फ उतना ही लेके जाओगे। ठीक है, यहाँ तक मेरे को लगता है पूरा पूरा क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से यहाँ तक देख लो। ठीक है, उसके बाद में अपन जो चालू करेंगे इन बुक्स ऑफ, ये हाँ ये सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बचा है अपना, कि देखो क्वेश्चन में जनरली आपको पूछा जाता है कि कभी कभी देखो एंट्रीज पूछी जाएंगी। ठीक है, जब एंट्रीज नहीं पूछी जाएंगी, अगर देखो जब तक आपकी एंट्रीज पक्की नहीं है ना तब तक आपको अकाउंट बनाते नहीं आएगा। तो जैसे एक बार एंट्रीज पूरी पूरी देख लो, उसके बाद में आपको कुछ कुछ अकाउंट्स बनाने हैं डायरेक्टली। कभी कोई क्वेश्चन में अगर एंट्रीज नहीं पूछे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना रहा, तो आपको कौन से लेजर्स बनाने पड़ेंगे। पहले तो रियलाइजेशन, क्योंकि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कभी भी, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल बनाओगे। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जो अपन ऊपर पड़ी, इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सी चीज़ें बनाओगे, पूरा पूरा जो भी पेएबल है वो यहाँ पे दिखाओगे। उसके बाद में जो भी पेमेंट रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर को वो उसके ये अकाउंट के थ्रू जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के। प्रेफरेंस शेयर के केस में भी सेम, कैश एंड बैंक का भी अकाउंट बनाओ अगर आपको लगता है कि कैश एंड बैंक का ज़रूरत है, अगर वो नहीं लेके जा रहे वही केस में बनाना। और इसके बाद में लास्ट में बनाओ ट्रांसफर अकाउंट। ट्रांसफर अकाउंट में क्या आएगा, एक रहेगा रिसीवेबल, उसके बाद में वो डिस्चार्ज, तो हो गया बैलेंस जीरो। तो समझा, एकदम इजी क्वेश्चन आता है अगर आप प्रॉपरली इसको सॉल्व करो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ की गलती हो सकती है, अगर आपने पीसी कैलकुलेट गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा पूरा गलत। ठीक है, अभी पढ़ते ही इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, एक मिनट टाइम लग है। ठीक है, तो अभी देखो ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा कौन से टाइप का अमालगमेशन है, उसके बेसिस पे मेरी जनरल एंट्रीज और अकाउंटिंग डिपेंड करेंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा, देखो कि यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्टिंग्विश करता, ये अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर पकड़ो, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, ये जैसा हो जाएगा ना टॉपिक, उसके बाद में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको कोई ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं है चीज़ें, तो उसका क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक रहता अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्चेज, एक रहता परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने बोला, एसेट्स, लाइबिलिटीज और जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो कौन से वैल्यू पर ट्रांसफर करते हैं, अपन बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करते हैं। वही यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी एसेट्स, लाइबिलिटीज, जैसे पता नहीं क्या होगा, जो भी यहाँ पे एसेट्स रहेंगी और लाइबिलिटीज रहेंगी वो कौन से वैल्यू पे रहेगी, एग्रीड वैल्यू पे। अगर एग्रीड वैल्यू कुछ नहीं है तो बुक वैल्यू पे रहेगी। ठीक है, उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस कुछ रिकॉग्नाइज होगा क्या, हाँ सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा, स्टैट्यूटरी रिजर्व से रिकॉग्नाइज होगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज करके उसको डी रिकॉग्नाइज किससे करेंगे, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व्स, वो चीज़ें पड़ेगी। ये रहता पहला एडजस्टमेंट।
दूसरा, यहाँ पे जो भी डिफरेंस बचा वो कहाँ पे जाएगा, आपके रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट होगा, बट यहाँ पे कोई भी डिफरेंस बचा तो उसका गुडविल और कैपिटल रिजर्व में एडजस्टमेंट होगा। उसके बाद में यहाँ पे कोई अमालगमेशन एडजस्टमेंट जो एक्सपेंसेस रहेंगे लिक्विडेशन के, यहाँ पे क्या रहेगा, वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ परचेस वो सब आपके गुडविल और कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 का एक्सपेंस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है तो आप इन केस ऑफ मर्जर क्या करोगे, बाय अमालगमेशन, बाय सॉरी अमालगमेशन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या अमालगमेशन एक्सपेंसेस 10,000 टू पीएनएल 10,000, ठीक है। वही ये सॉरी टू कैश एंड बैंक, उसके बाद में वो सब चीज़ें आप पीएनएल में लेके जाओगे। वही गुडविल और कैपिटल रिजर्व के इसमें में कैसे एडजस्ट करोगे इन केस ऑफ परचेस, वहाँ पे अमालगमेशन एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस या अमालगमेशन परचेस एक्सपेंसेस वो नहीं लिखोगे, डायरेक्टली बाय गुडविल टू कैश एंड बैंक या बाय कैपिटल रिजर्व टू कैश एंड बैंक। उसके बाद में हाँ, ये 2-3 डिफरेंसेस थे, ठीक है। चलो अभी अपन इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस, पहले तो अपन क्या करेंगे, जितने भी टेक ओवर किए एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसको रिकॉग्नाइज करो ट्रांसफरर की बुक में, ठीक है, सॉरी ट्रांसफरिंग की बुक में। तो कैसा रहेगा, बाय इंडिविजुअल एसेट इंडिविजुअल लायबिलिटी कौन से वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे रिजर्व एंड सरप्लस बुक वैल्यू पे। उसके बाद में बिजनेस टू बिजनेस परचेस, जो परचेस कंसिडरेशन रहेगा वो, और जो भी यहाँ पे बैलेंस बच रहा है वो कहाँ पे जाएगा, आपके जनरल रिजर्व में, ठीक है। उसके बाद में इन ट्रांसफरिंग के जो बिजनेस परचेस है उसको लिक्विडेशन ऑफ ट्रांसफरर के अकाउंट में लेके चले जाओ। उसके बाद में परचेस कंसिडरेशन जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको ऐसे लिखो, बाय लिक्विडेशन ऑफ ट्रांसफरर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैश एंड बैंक। ये उसके बाद में जो फोर्थ रहेगा, इफ ट्रांसफर कंपनी रिक्वायर्ड टू पे अमालगमेशन एक्सपेंसेस, जो अपन बात कर रहे थे, तो अमालगमेशन एक्सपेंसेस टू कैश एंड बैंक बाय प्रॉफिट एंड लॉस टू अमालगमेशन एक्सपेंसेस। वही डिवेंचर होल्डर को कुछ इश्यू कर रहा है कि ट्रांसफर कंपनी के डिवेंचर होल्डर को ट्रांसफर कंपनी कुछ दे रही है पेमेंट, तो वो कैसे करोगे, बाय डिवेंचर से ट्रांसफर टू डिवेंचर टू अपने जो रहेंगे और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर उसको प्रीमियम पे इशू किया है तो वो। इन केस ऑफ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस में कैसा रहेगा, इंडिविजुअल एसेट्स इंडिविजुअल लाइबिलिटी उसका एग्रीड वैल्यू या बुक वैल्यू पे लेके जाऊंगा, टू बिजनेस परचेज यहाँ पे भी दिखाऊंगा, और जो भी बचा, अगर पॉजिटिव बचा तो वो रहेगा आपका गुडविल, और अगर निगेटिव बचा तो वो रहेगा आपका कैपिटल रिजर्व, ठीक है। वही दूसरा रिकॉग्निशन ऑफ आपका क्या रहेगा, बिजनेस परचेज वाला, और ये तो सेम ही बिजनेस परचेज और डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन सेम एंट्रीज है। उसके बाद में रिकॉग्निशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो अपन ने पढ़ा था ऊपर, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व्स टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। डिबेंचर होल्डर का भी सेम ही एडजस्टमेंट है, और सिर्फ जो अमालगमेशन एक्सपेंसेस रहेंगे वो कैपिटल और गुडविल और कैपिटल रिजर्व्स के थ्रू रूट आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी समझ आ गया, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ग्रिप आएगी। उसके बाद में यहाँ पे ना मैंने एक समरी लिख के रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पज से एक समरी लिख के रखा है, तो जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लो ना, उसके बाद में ये समरी 1-2 बार पढ़ने के बाद में खुद भी लिख के देखना स्टेप वाइज, तो आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है मेरे को ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है, ट्रांसफर कंपनी कौन सी है, जो अपन ने बेसिक में पढ़ा था। उसके बाद में मेरे को टाइप ऑफ अमालगमेशन देखना है सेकंड स्टेप पे, अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है कि अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस है, जो अपन ने सेकंड थर्ड इसमें पढ़ा था। उसके बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को परचेस कंसिडरेशन एज पर द मेथड प्रिस्क्राइब, जो क्वेश्चन में मेथड है उसके हिसाब से। फोर्थ रहेगा कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करना पड़ेगा इन केस ऑफ अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस। अगर अमालगमेशन ही नेचर ऑफ मर्जर है तो एडजस्टमेंट निकालनी पड़ेगी मेरे को, जो रिजर्व एंड सरप्लस में करनी है। जो भी बाकी इफेक्ट है बोनस शेयर के, इंटर कंपनी एलिमिनेशन, वो सब करके मेरे को पास एंट्रीज करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ एंट्रीज पूछी जाती है, आपको कोई बैलेंस शीट और नोट्स वगैरह नहीं बनानी। कभी कभी रिवर्स भी होता है कि जो जनरल एंट्रीज मत पास करो, डायरेक्ट बैलेंस शीट और नोट्स अकाउंट बनाओ। तो ये रहेगा आपका स्टेप 7 और स्टेप 8। उसके बाद में जो अगर नोट्स अकाउंट बना रहे हो, कुछ कुछ नोट्स तो मैंडेटरी बनाना है, जहाँ पर एडजस्टमेंट है वो सब, और कैपिटल रिजर्व की रिजर्व एंड सरप्लस पीपी या अदर मटेरियल नोट वो सब बनाना, ठीक है। होप सो अभी तक आपको सब कुछ समझा हो। उसके बाद में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपको समझा नहीं है तो थोड़ा सा पीछे जाके जितना पार्ट नहीं समझा वो देख लो, ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ईज पड़े, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मॉड्यूल के भी रहेंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आए वो भी रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी अपन ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 है आपका नाइस एंड वेल लिमिटेड का। अगर आपके पास कौन सा क्वेश्चन है ये बता दूँ मैं, तो ये सितंबर 24 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो वाला ओपन कर सकते हैं आप डायरेक्टली। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो क्वेश्चन बैंक है तो आप 569 पेज नंबर ओपन कर लो, ठीक है। तो पहले तो ये देखो, अपन ने इसका पहले रिक्वायर्ड क्या है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है
कि रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नाइस लिमिटेड। पहले देखना पड़ेगा नाइस लिमिटेड कौन है, ट्रांसफर है कि ट्रांसफर कंपनी है। और प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ नाइस लिमिटेड आफ्टर द अब्जॉर्प्शन, तो मतलब नाइस लिमिटेड इन शॉर्ट ट्रांसफर ही, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट आफ्टर द अब्जॉर्प्शन बनानी है। तो पहले तो इसका ये पढ़ लेता है कि एज ऑन 31 मार्च 2024 नाइस लिमिटेड एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ वेल लिमिटेड ऑन फॉलोइंग टर्म। तो नाइस लिमिटेड क्या हुआ, नाइस लिमिटेड हुआ आपका ट्रांसफरी और वेल लिमिटेड क्या हुआ आपका ट्रांसफरर। ठीक है, क्या हुआ, फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वेल लिमिटेड दे विल रिसीव द 3 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़। तो प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़ के पहले शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये शेयर की फेस वैल्यू, तो 120 रुपये पे इशू हुआ है। ठीक है, 120 रुपये पे 3 शेयर्स इशू करेंगे अगर 5 शेयर्स आप होल्ड करते हैं तो उसके लिए। उसके बाद में 10% डिवेंचर होल्डर ऑफ वेल लिमिटेड वेर अलॉटेड सच 9% डिवेंचर्स इन नाइस लिमिटेड एज वुड बिंग द सेम अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। तो अपना वो जो अपन बोल रहे थे कि इनकम इक्विवेलेंट मेथड, वो वहाँ से ऐसे कैलकुलेट करके लेके आना है। उसके बाद में 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वेल लिमिटेड आर टू बी पेड 10% डिस्काउंट बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट अ पावर ऑफ 9 लिमिटेड। तो ठीक है, तो इसमें मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेल लिमिटेड को 10% डिस्काउंट पे कंसिडर किया है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेल लिमिटेड कहाँ पे है, इसमें से 10% माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 1620। ठीक है, इसको पार, इतने पार पे आपने शेयर इशू किए। उसके बाद में बैंक एग्रीज टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 270,000 ऑफ वेल लिमिटेड। ठीक है, 270,000 ऑफ वेल लिमिटेड यहाँ से बैंक लोन में से माइनस कर दिए। उसके बाद में एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ वेल लिमिटेड आर टू बी रियम्बर्स बाय द नाइस लिमिटेड ऑफ 55,000। ठीक है, अभी तक अपने को अगर यहाँ पे अगर देखा होगा ना, एग्री टू वेव द 270,000, उसके बाद में ठीक है नीचे पढ़ो आप तो ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इन्वेंटरी ऑफ वेल लिमिटेड इज टू बी टेकन ओवर 10% और मोर देन इट्स बुक वैल्यू बाय द नाइस लिमिटेड। ठीक है, तो इन्वेंटरी की 10% मोर वैल्यू लेनी है, तो इन्वेंटरी की वैल्यू जितनी भी है उसमें 10% प्लस। ठीक है, उसके बाद में डेटर्स ऑफ नाइस लिमिटेड इंक्लूड टू 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम वेल लिमिटेड। ठीक है, तो इंटर कंपनी एलिमिनेशन वो मिटाना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ वेल लिमिटेड आर टू बी रिवैल्यूड 20% अबव देयर बुक वैल्यू। ठीक है, 20% अबव बुक वैल्यू। ठीक है, इसको भी कंसिडर कर लिया। उसके बाद में रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन आउट एज बुक वैल्यू। ठीक है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप अपना जो था वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी। तो स्टेप 1 में अपना ट्रांसफरी कौन है यहाँ पे है नाइस लिमिटेड ट्रांसफरी। एक मिनट, हाँ, तो ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है, नाइस लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी है। एक बार इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। ट्रांसफरी कंपनी नाइस लिमिटेड है आपकी, और उसके बाद में आपका जो ट्रांसफरर कंपनी है आपका वेल लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद में स्टेप 2 थी अपनी कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अमालगमेशन। तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा, तो जनरली ये क्वेश्चन में क्या बोला था, लास्ट में नहीं थी कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर एट अ बुक वैल्यू, बट जो पीपीई थी उसको रिवैल्यू किया, इन्वेंटरी को रिवैल्यू किया। तो ये कौन सा टाइप ऑफ अमालगमेशन आएगा, ये अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस आएगा। ठीक है, उसके बाद में स्टेप 3 थी अपनी, ये देखो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या थी, कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन अपन कैलकुलेट करते हैं। तो परचेस कंसिडरेशन में पहले तो बोला था कि 3 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर होल्ड। तो पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होल्ड करता वो, तो ये पहले तो बैलेंस शीट पूरी थाउजेंड्स में है, तो इसको 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1000 से किया, डिवाइडेड बाय पर वैल्यू शेयर दैट इज, तो 1,25,000 शेयर्स को होल्ड करते हैं। तो एक मिनट, परचेस कंसिडरेशन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉपर राइटिंग नहीं आ रही है। स्टेप 3, हाँ, परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या था अपना, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर्स को कैसे डिस्चार्ज किया। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो परचेस कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ, तो 1,25,000 को अपन ने कितने इशू किए, 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आ गया। तो 1,25,000
मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो आ गया आपके 75,000 इक्विटी शेयर। तो आप क्या लिखोगे, 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितने थे इनकी वैल्यू, 100, इश्यूड एट 120 ईच। ठीक है, तो कितनी हो गई, और इसको अमाउंट आपको थाउजेंड्स में लिखनी है क्योंकि सब जगह पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन थाउजेंड्स में हो। 75,000 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 1000, तो यह आपका आ गया 9,000। उसके बाद में उसने क्या बोला था, प्रेफरेंस शेयर को जो वैल्यू कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन 10% डिस्काउंट पे। तो पहले तो 1800 माइनस 10%, तो यह आपके 1620 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, डिवाइडेड बाय आपने किया उसका पर शेयर का वैल्यू, तो इतने ही इशू कर रहे हैं वहाँ पे। तो 16,200 कितना 9% है क्या, ये वाला एडजस्टमेंट हो गया अपना। उसके बाद में यहाँ पे 9% बोला है, तो ठीक है, तो ये वाला भी हो जाएगा 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। तो अपने क्या करना है, 16,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो यह आपका आएगा 1620। तो टोटल कितनी आ गई, 110,620। तो ये आपका टोटल परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट हो गया। उसके बाद में फोर्थ स्टेप क्या रहेगा अपना, गुडविल का कैलकुलेशन, क्योंकि अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप है अपना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व के लिए अपने को यहाँ पे पहले अपन लिखेंगे परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन अपना स्टेप 3 से आ रहा है, कितना आ रहा है, 10,620। उसके बाद में माइनस करेंगे नेट एसेट। ठीक है, तो नेट एसेट को तो वहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट है, तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, नेट एसेट का कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अपन वर्किंग नोट में नेट एसेट का कैलकुलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो बोल रहा है 20% अप पे, तो 16,380 प्लस 20%, तो आया हुई है यहाँ पे। तो पीपीई में लिखोगे आप 19,656। उसके बाद में ये डन। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। इन्वेंटरी को भी वो बोल रहा था 10% अप है, तो 870 प्लस 10%, तो आया आपका 957। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल वैसे कि वैसा 1950। ठीक है, ये हो गया एसेट साइड से। लाइबिलिटी साइड से अपन लेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में उसने लोन्स का वे ऑफ बोला था, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में अपन ने लिए। यहाँ पे उसने क्या बोला, पहले तो डिबेंचर्स के रिलेशन में उसको 9% डिबेंचर्स दे रहे हैं इसके बदले में। यहाँ पे पढ़ा होगा था आपने, 9% डिबेंचर देंगे पर उसको इनकम सेम चाहिए। तो यहाँ पे अपना डिबेंचर्स का कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो डिबेंचर्स, पहले तो वो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, करंट कितनी वैल्यू है, हाँ, तो वो उसके पास है 900 के। तो 900 के डिबेंचर्स पे वो कितना इनकम कमाता है, 900 इंटू 10%, और अपन प्रपोज कितना कर रहे हैं, 9% के उसको डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय 9%, तो पूरी पूरी वैल्यू होगी 1000। ठीक है, तो इसकी 1000, क्योंकि अपन ने जो वैल्यू पे ले रहे वो वैल्यू पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो आंसर रहेगा वहाँ पे इसको वर्किंग नोट में लिखा हो, तो अपन ने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। उसके बाद में ये हो गया। फिर लोन फ्रॉम बैंक में अपने को 270 माइनस करने हैं, 525, 4525 माइनस 270, तो यह आया 4255। लोन फ्रॉम बैंक 4255। उसके बाद में अपना ये डन। ट्रेड पेएबल 4850, और आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1975। ठीक है, तो आपका पूरा पूरा नेट एसेट कितना हुआ, 19,656 प्लस 957 प्लस 1950 माइनस 1000 माइनस 4255 माइनस 4850 माइनस 1957, तो आपका टोटल आया 10501। ठीक है, एक बार वैल्यूज देख लेते कहीं पे गड़बड़ नहीं होता।
ठीक है 1975, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, 1975, उसके बाद में 4850, ठीक है यहाँ पे तो वैल्यूज़ ले लेते हैं 1950, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपन ने एक वैल्यू गलत पकड़ा था, ठीक है। तो 19656 प्लस 957 प्लस 1950 माइनस 1000 माइनस 4255 माइनस 4850 माइनस 1975, तो आपका टोटल आया नेट एसेट 148,10,483। क्योंकि देखो गुडविल और कैपिटल रिजर्व में वही है कि अगर कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया तो आपका पूरे पूरे बैलेंस शीट दिख जाएगी, उससे अच्छा तो थोड़ा सा वापस से रीचेक कर लो। 1043, तो इसका माइनस किया अपना 10620 से, तो 137 का आया पॉजिटिव बैलेंस, तो ये आएगा आपका गुडविल, ठीक है। अभी अपना क्या था, यहाँ पे देखो अपन ने कौन सा स्टेप कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। जो भी टेक द इफेक्ट ऑफ अदर एडजस्टमेंट है वो भी कर लेंगे अपन बाद में। डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाना है, जो अपने को 6 स्टेप नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्टली 7 स्टेप करना है और 8 स्टेप करना है। तो देखो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली बाजू में बैलेंस शीट बना लेते हैं, आप डायरेक्टली पूरी पूरी प्रॉपर बैलेंस शीट बना सकते हो टाइम सेविंग पर्पज़ के लिए। एक मिनट, ठीक है। अभी जो कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या अपना, कौन सा बचा है, ये डिबेंचर्स का एडजस्टमेंट कर लिया, बैंक एग्रीज वाला का कर लिया, एक्सपेंस ऑफ द लिक्विडेशन जो 55,000 का, पहले तो जनरल एंट्री पास करनी है ना, ओके तो जनरल एंट्री पास करके बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फर्स्ट अपने एंट्री रहेगी बाय इंडिविजुअल एसेट्स में, ये जो एसेट्स आपने जो वैल्यू पे लिए हुए वैल्यू के एसेट्स लिख लो कि बाय पीपीई अकाउंट 19656 बाय इन्वेंटरी 957, उसके बाद में बाय ट्रेड रिसीवेबल 1950, बाद में आपका आया था गुडविल, बाय गुडविल 137, टू आएगा आपका डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है अपनी, डिबेंचर अकाउंट 1000, टू लोन फ्रॉम बैंक 4255 है ना, हाँ 4255, उसके बाद में ट्रेड पेएबल और शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल है आपके 4850 और ये है 1975, और जो लास्ट में टू बिजनेस परचेस में डायरेक्ट परचेस कंसिडरेशन डाल दो 10,620, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री रहेगी, आप ये बिजनेस परचेस को लिक्विडेशन में लेके जाओगे, टू बिजनेस परचेस अकाउंट, ठीक है। अभी तक आपको इजी लग रहा होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा होगा, ठीक है। ये बढ़ा देता थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आ गया 10,620, यहाँ पे लिख लोगे लिक्विडेशन ऑफ वेल लिमिटेड अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,620। उसके बाद में अपना रहेगा जो अपना परचेस कंसिडरेशन कैसे मीट हुआ, तो अपन लिखेंगे बाय लिक्विडेशन अकाउंट बाय लिक्विडेशन ऑफ वेल लिमिटेड 10,620। उसके बाद में जो अपने इक्विटी शेयर्स थे, अपन ने प्रीमियम पे इशू करे थे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था अपन ने इशू करे थे, 75,000 थे, जिसकी वैल्यू थी 100, अपने को थाउजेंड्स में लिख लिया तो डिवाइडेड बाय 1000 किया तो 75, और अपना जो भी प्रीमियम बचा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, जो 9,000 का पूरा था, 7,500 वहाँ पे, तो 1,500 यहाँ पे। उसके बाद में अपने थे 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर का कितना था वैल्यू 1,620, ये भी एंट्री होगी। उसके बाद में अपने जो एंट्रीज बचे, कौन सा एंट्रीज बचे कि एक्सपेंस ऑफ द लिक्विडेशन रीएम्बर्स ये करना है, तो अपन क्या करेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे अपन ने क्या बोला था अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर परचेस में कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व से एडजस्टमेंट होता है, तो बाय गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 55,000 टू कैश एंड बैंक अकाउंट, कितना 55,000। ये एक एंट्री हो गई। उसके बाद में ये कर लिया अपन ने इन्वेंटरी, डेटर्स का करना है तो यहाँ पे रह गया अपने को ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल कम करने हैं, कितने से 215,000 से 215 और कोई एडजस्टमेंट है क्या अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है हो गया पूरा पूरा। इसके बाद में अपन बैलेंस शीट पे डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं फटाफट। शेयर कैपिटल में यहाँ पे अपने क्या करना पड़ेगा 0, पर अपने जो शेयर अपन ने इशू किए वो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, कितने इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर 7,500 प्लस 1,620 प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस करना पड़ेगा अपने को। मैं इसमें यहाँ पे टाइम बचाने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, आपको पर पूरा पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन। 9120 यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा 41,000, तो ये आ गई आपके 50,120। उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सी रिजर्व एंड सरप्लस लेके जाओगे यहाँ पे, कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी। पहले तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 1500 का यहाँ पे ऐड होगा, और कुछ ऐड हो सकता है कि रिजर्व एंड सरप्लस में आपके कुछ नहीं, क्योंकि परचेज था तो डायरेक्टली 19,500 प्लस 1500, तो ये आपके आ गए 21,000। उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 20,500 प्लस आपका जो यहाँ पे था आपका एक तो था लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स को 1,000 पे कंसिडर, हाँ ठीक है, एक एडजस्टमेंट एक एंट्री रहेगी यहाँ पे। डिबेंचर होल्डर को जो आप 9% का जो कर रहे थे वो एक रह गया, तो आप क्या लिखोगे बाय डिबेंचर, एक मिनट, बाय डिबेंचर अकाउंट कितना 1,000, और जितना इशू किया 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, तो ये हो गया 1,000, तो ये 1,000 यहाँ पे ऐड होगा, ये गया यहाँ पे एंट्री नलीफाई होगी। उसके बाद में जो ये था लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक 4255 प्लस 1,000 प्लस आपका 20,500 प्लस 20,500, तो यह है 25,755। उसके बाद में ट्रेड पेएबल में 15,740 प्लस 4,850 माइनस आपका जो ये रहेगा इंटर कंपनी वाला 215 माइनस 215, तो यह आया आपका 20,375। उसके बाद में शॉर्ट टर्म बोरिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ये जो भी टोटल आएगी वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 762,550 प्लस जो यहाँ पे अपन ने वैल्यू कंसिडर करी थी अप्रिशिएशन के वो थी 19,656, ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे टोटल लिख लो 82,206। जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी 22,500, वैसी की ऐसी रहेगी 22,500। फिर इन्वेंटरीज में अपन ने क्या बोला था 10% अप, तो इन्वेंटरी की वैल्यू 957 ऐड करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1257। बाद में ट्रेड रिसीवेबल 6,590 प्लस 1,950 माइनस 215, वो वाला एक जो एडजस्टमेंट था इंटर कंपनी एलिमिनेशन का 4325। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 4,800 माइनस ये 55 जो आपने इसके लिए दिए थे लिक्विडेशन के लिए, तो 4,745, ठीक है। अभी देखते हैं कोई एडजस्टमेंट बच गया क्या। प्रेफरेंस शेयर का ले लिया अपन ने, पे सिक्योरिटी प्रीमियम गुडविल का भी, गुडविल हाँ गुडविल पेंडिंग है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखो गुडविल, गुडविल का कितना है 137 वो प्लस 55,000 वो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 192, ठीक है। और कोई बाकी है क्या, कुछ नहीं, अभी सब हो गया, डायरेक्टली टोटल मार के मैच करना है, तो यहाँ पे मैच कर लो 50,120 प्लस 21,000 प्लस 25,755 प्लस 20,375 प्लस 1,975, तो ये आया 1,19,225। यहाँ पे कितना है 82,206 प्लस 192 प्लस 22,000, 82,206 प्लस 192 प्लस 22,500 प्लस 1,257 प्लस 8,325 प्लस 4,745, तो यहाँ पे भी 1,19,225 सर। तो ये पूरा पूरा मैच हो गया। एक बार अपने फाइनेंशियल से देख लेते हैं, इनका जो आंसर है वैसे ही है क्या।
हाँ, इनके इसमें 137 ही है, वही है टोटल। ये देखो इन्होंने अलग से लिख के दिया है यहाँ पे, नोट में मैं बोल रहा था, अपन ने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, टोटल मैच हो रही है अपनी पूरी पूरी, और ये सब भी मैच है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पूरा सही है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ी मजा आई होगी, जो अपन ने पढ़ रहे थे अभी तक, थोड़ा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये प्रॉपर लगा होगा। उसके बाद में एक 13 नंबर का क्वेश्चन है 534 पे, 534, ठीक है। तो क्वेश्चन तो थोड़ा अपन पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन मोर और लेस सेम है। सिर्फ यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन का थोड़ा बहुत ये है, तो वो देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है। कि पहले तो इसका थोड़ा बेस ले लेते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपका। पी एंड क्यू लिमिटेड का है, और ये मॉडल के क्वेश्चन है। हाँ, मॉडल के क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको जनरल एंट्री पास करनी है पी केस में और क्यू केस में। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पढ़ते हैं। बोथ द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड, बट प्रेफरेंस डिविडेंड हैविंग बीन ऑलरेडी पेड, ठीक है। तो 10% जो प्रेफरेंस, 10% जो डिविडेंड देना है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट पेंडिंग है। तो आप क्या करोगे, जो ट्रांसफरर कंपनी रहेगी, ये केस में अपनी क्यू लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्यू लिमिटेड, पी लिमिटेड विल ऑब्जर्व द क्यू लिमिटेड। तो क्यू लिमिटेड के पहले ही रिजर्व से माइनस करना और कैश एंड कैश बैलेंस से माइनस करना है। तो अगर देखा भी जाए तो कितना दे रहा है वो, 10% है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड कितने हैं, ये है 3 लाख। 3 लाख पे 10% इज 30,000। तो 30,000 क्या करोगे आप, 30,000 का एडजस्टमेंट, पहले तो रिजर्व एंड सरप्लस थे 30,000 माइनस करोगे, और जो उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहेगा 40,000, वहां से भी 30,000 माइनस करोगे। तो इसने भी यही लिखा होगा डायरेक्टली यहाँ पे, 10,000 का ही लेके आ। हाँ देखो यहाँ पे 10,000 ही लेके आ गया, ठीक है। वो जनरल एंट्री पास करनी है, और जो ये रहेगी इसके बुक्स में पी के लिमिटेड में, पी में वही रहेगा, रिजर्व में से माइनस, रिजर्व में से कम होगा, और प्रेफरेंस शेयर में से अपना जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वहां से कम होगा। उसके बाद में 8 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 विल बी इशूड बाय द पी लिमिटेड एट अ पार अगेंस्ट द 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। तो रेशियो क्या होगा, 8 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे हम 6 इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए, ठीक है। ये तो क्लियर एडजस्टमेंट है। उसके बाद में 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड विल बी पेड एट अ 10% डिस्काउंट। देखो वापस से पढ़ो, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड, मतलब ट्रांसफर कंपनी, विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट। मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू 10% डिस्काउंट से, 10% डिस्काउंट पे उसको इशू किया बाय इशू ऑफ, नहीं इशू नहीं किया, मतलब सॉरी, 10% डिस्काउंट उसकी वैल्यू कंसिडर करेगी। मतलब कितनी वैल्यू कंसिडर करी, 90 वैल्यू कंसिडर करी बाय इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट अ पार ऑफ इन पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर तो पार पे इशू किए, जो वैल्यू थी उसको 10% डिस्काउंट पे वैल्यू किया, ठीक है। ये मैंने आपको देखो, ये चीज़ों के लिए मैंने आपको बोला था कि इसीलिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्विंग पर्पस के लिए लिया था मैंने। इसके बाद में 12% डिबेंचर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड आर पेड एट 8% प्रीमियम बाय इशू, बाय 12% डिबेंचर इन पी लिमिटेड इशूड एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था 108 और 90 वाला। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ठीक है। आपने अभी इजी लग रहा होगा आपको, क्यों, क्योंकि अपन ने पहले वो कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट वाला बता दिया था, इसके लिए आपको इजी लग रहा है। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आता तो आपको बहुत हार्ड लगता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देख के आप सामने मूव कर सकते हो क्वेश्चन के। और एक क्वेश्चन है अपना, कौन सा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 11, 524, ठीक है। हाँ 524 वाला करेक्ट। ये के लिमिटेड और एल लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। अभी तक अपने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो पूरे ऐसा था कि आपको अमालगमेशन इन बुक्स और ट्रांसफर के बुक्स में था, कुछ थोड़ा बहुत ही एडजस्टमेंट था जो ट्रांसफर के बुक्स में करना था। बट ट्रांसफर के बुक्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वो केस में कैसा रहेगा, तो इसके लिए ये क्वेश्चन है जहाँ पर के लिमिटेड और एल लिमिटेड अमालगमेट हो रहा है टू फॉर्म अ न्यू कंपनी एल के लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें करनी है, तो देखो यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि प्रिपेयर द लेजर इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड टू क्लोज देयर बुक्स। तो सिंपल एकदम क्वेश्चन है, सिर्फ लेजर बनाना है, कोई जनरल एंट्री पास करनी है, कोई जनरल एंट्री पास नहीं करनी। तो लेजर बनाने के पहले मेरे को क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, मेरे को पहले पीसी लगेगा, पीसी कैलकुलेशन लगेगा, ट्रांसफर कंपनी, वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ द अमालगमेशन क्या है, कि अज्यूम, ठीक है, अजम्पशन ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द बोथ द कंपनी। उसके बाद में इशू 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20 ईच इन LK एट 18% पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर द ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड इन बोथ कंपनी। तो ठीक है, 5 प्रेफरेंस शेयर देंगे कितने वैल्यू पे, 22 रुपये की वैल्यू पे, 18 + 4 का 22, ठीक है। उसके बाद में इशू 6 equity shares of ₹20 in LK at the rate 18% paid up at a premium of 4
फॉर ईच शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनी। तो कितने पे, यहाँ पे 22 में है, ठीक है, यहाँ पे 6 इक्विटी शेयर इशू करेंगे जो तुम हेल्ड कर रहे हो उस केस में। तो इन एडिशन टू दिस नेसेसरी कैश टू बी पेड टू द इक्विटी शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज एज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर इन द ऑफ द बोथ द कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द बोथ द कंपनी। ठीक है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू अपनी को निकालनी पड़ेगी कि हाँ इसका जो भी वैल्यूज कंसिडर करके लेके जा रहा है उसका ट्रांसफरी कंपनी, उसको नेट कैपिटल निकालना पड़ेगा। नेट कैपिटल में से आपका जो ने इक्विटी शेयर दिए, प्रेफरेंस शेयर दिए, वो माइनस करने पड़ेंगे। जो भी बचा वो बैलेंस आपको कैश से पेमेंट करना है, वो दिया है यहाँ पे, ठीक है। इशू सच अमाउंट ऑफ 6% फुल्ली पेड ऑफ 6% डिवेंचर इन एल के लिमिटेड हैज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 5% डिवेंचर्स इन के लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर द टेक ओवर। देखो वापस से पढ़ोगे, ये वाला एडजस्ट में थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है कि इशू सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड ऑफ 6% डिवेंचर्स इन एल के लिमिटेड as it is sufficient to discount 5% डिवेंचर इन के लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर द टेक ओवर। यहाँ पे ये बोला गया है क्या कि के लिमिटेड के जो डिवेंचर्स है उसको 5% डिस्काउंट की वैल्यू कंसिडर कर रही, नहीं, यहाँ पे इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, ठीक है, इशू 5% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है जब आप जब एग्जाम में बैठते हो, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो चांसेस रहते हैं कि आप क्वेश्चन में गलत करो। तो इसके लिए पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ऑन बुक वैल्यू, इन्वेंटरी एंड ट्रेड रिसीवेबल को 2% और 2.5% पे कम करना है, ये बोल रहे हैं। तो इन्वेंटरी 2% माइनस और ट्रेड रिसीवेबल 2.5% माइनस। इन्वेंटरी का तो ठीक है, डायरेक्टली माइनस करेंगे, बट ट्रेड रिसीवेबल कैसा रहेगा ना, अगर उसमें से कोई माइनस हो रहा है तो मतलब प्रोविजन दे रहे हैं, तो 2.5% का अपने को प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ओके उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 20% ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इसके, क्योंकि मैं सिर्फ इन बुक्स ऑफ ट्रांसफर कर रहा, तो मेरे को कोई एलिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो ये एडजस्टमेंट मेरे लिए पूरा पूरा इररिलेवेंट है, और वो फर्स्ट वाला भी अजम्पशन ऑफ लायबिलिटीज वो भी मेरे लिए पूरा पूरा इररिलेवेंट है। एल के लिमिटेड इशूड 15,000 न्यू कैपिटल और 20 पर, ठीक है, तो वो उसके वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहा, पर मेरे कैलकुलेशन के लिए, लेजर्स के लिए, लेजर अकाउंट के लिए कोई भी इसका वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, मेरे को जो अपना स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप, अभी अपन ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था। अभी देखो यहाँ पे अपने को पता चल गया के लिमिटेड और एल लिमिटेड क्या है, ट्रांसफरी है। तो ट्रांसफर है, सॉरी, स्टेप 1 क्या हुआ अपना, ट्रांसफरी कौन है यहाँ पे, एल के लिमिटेड। ट्रांसफरर कौन कौन है यहाँ पे, ट्रांसफरर 2 है, एक है एल लिमिटेड, एक है के लिमिटेड। दूसरा ये क्या है, अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है कि परचेस है, ये अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस है, क्योंकि वैल्यू में जो बुक वैल्यू उसमें छेड़छाड़ हुई है, तो ये अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस, ठीक है। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना, जो सबसे मेजर है ये इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले तो के लिमिटेड और एल लिमिटेड, ऐसा लिख लो, के लिमिटेड एल लिमिटेड, ठीक है। इसका परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशन, परचेस कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज होगा। तो पहले तो अपन ने क्या बोला था, इक्विटी शेयर को 6 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे फॉर ईच हेड। तो पहले तो नंबर कितने हैं, 8,000 है के लिमिटेड में और 3,000 है एल लिमिटेड में। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 48,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे अपन के लिमिटेड में। और जो ये रहेगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 18,000 इशू करेंगे इस पे @20। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ ताकि आपको फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करने मिले, नहीं तो वो पूरा पूरा डिटेल इसमें लेके जाऊँगा तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 22, ये आया 10,56,000। उसके बाद में 18,000 मल्टीप्लाई बाय 22, तो यह आपका 3,96,000, ठीक है। वही प्रेफरेंस शेयर के लिए 5 थे ना, तो ये वाला ऊपर का थोड़ा एडजस्टमेंट बाकी हो गया, ये कैश वाला पेंडिंग है। बाद में प्रेफरेंस शेयर के इसमें 5 थे, तो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 4,000 और यहाँ पे है 3,000, ठीक है। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 20,000 और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 15,000 @22। तो यह आया 4,40,000 और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 22, तो यह है आपका 3,30,000, ठीक है। अभी जो इसमें से कैश वाला पार्ट है
वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि सफिशिएंट कैश कितनी आपको पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करें, पहले तो नेट एसेट कैलकुलेट कर लो आफ्टर ये सब इसके। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले तो कैलकुलेशन ऑफ, आप इसको वर्किंग नोट नंबर लिख सकते हो डायरेक्टली, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट एल के, सर के लिमिटेड एल लिमिटेड, ठीक है। इसमें उसने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं। तो यहाँ पे लिख लो PPE 11,30,000 और 8,20,000, ठीक है। उसके बाद में इंटेंजिबल एसेट्स 80,000, उसके बाद में अपना इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में से 2% माइनस करना है, तो 2,25,000 माइनस 2%, तो ये आया 2,20,500, ठीक है। जस्ट 2,20,500 और 1,40,000 में से 2% माइनस, तो यह आया आपका 1,37,200। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल में से वो माइनस करने के लिए बोल रहा है, पर अपन इसका ऐसा करेंगे कि जो ये रहेगा, जो अपना प्रोविज़न रहेगा उसमें से माइनस करेंगे, तो 275 एंड 175, 275 और 175। इसके बाद में यहाँ पे नीचे जो करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे उसमें लिखते हैं प्रोविजन और डाउटफुल डेप्थ, 275 में से मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6875 और 175 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आ जाएगा 4375, ठीक है। उसके बाद में अपना जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा है, तो 1,61,375, तो कैश 1,61,375 और यहाँ पे कितना आएगा उसका, तो 72,175, 72,170, ठीक है। इसके बाद में ये पूरा डन अपना। अभी आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में दोनों का 2-2 लाख है। लॉन्ग टर्म बोरिंग के नोट्स में अगर जाके देखें 3 नंबर के, तो यहाँ पे अपने ये देखो, यहाँ पे जनरली एक मिस्टेक हो सकती है कि आपने अगर डिस्काउंट पे कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 लाख में से आप क्या करोगे 10% माइनस कर दोगे, तो ये आएगा 190, सॉरी 2 लाख का 5% था, 5% माइनस कर दोगे आएगा 190। तो 190 का कैलकुलेशन में लोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया ना, इसलिए मैं बोल रहा था अगर एक भी स्टेप गलत हो गया पूरा क्वेश्चन गलत। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिखना है कि 2 लाख आपका डिवेंचर्स को 2 लाख पे लिया, उसने खुद के शेयर्स जो खुद के डिवेंचर्स थे उसको कम पे वैल्यू किया, ठीक है। उसके बाद में ट्रेड पेबल 1 लाख और 2,10, 1 लाख और 2,10, तो अभी पूरा नेट एसेट निकाल के लेके आओ, तो 11,30,000 प्लस 80,000 प्लस 2,20,500 प्लस 275 प्लस 161,375 माइनस 6875 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आया आपका 15,60,000, ठीक है। और ये साइड ये साइड का कितना है, 820 प्लस 137,200 प्लस 1,75,000 प्लस 72,175 प्लस नहीं माइनस 4,375 माइनस 2 लाख माइनस 2,10,000, तो यह आया 7,90,000। तो अभी देखो यहाँ से अपने क्या माइनस करना है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, तो अपने को पता चलेगा कितना कैश देना है। तो मैं यहाँ पे लिखता इक्विटी और यहाँ पे लिखता प्रेफरेंस। तो इक्विटी कितना मैंने इशू किया पहले, तो यहाँ पे देखो 1056 और 396, 10,56,000 और 3 लाख, एक मिनट कुछ गलत हो गया कैलकुलेशन में, हाँ 3,96,000, ठीक है। उसके बाद में जो प्रेफरेंस है 4,40,000 और 3,30,000, 4,40,000 3,30,000, ये माइनस जो बचा है वो कैश से पे करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर कैश।
तो 15,60,000 माइनस 10,56,000 माइनस 4,40,000, तो ये आया आपका 64,000। ठीक है, ये केस में कितना है 7,90,000, 3,96,000 और 3,30,000। ठीक है, 64,000, तो यहाँ पे भी 64, यहाँ पे भी 64, तो ये लिख लो यहाँ पे 64। तो टोटल परचेस कंसिडरेशन यहाँ पे तो यही आ जाएगा, नेट एसेट 15,60,000 और 7,90,000। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी देखो यहाँ पे मेजर पार्ट के ही क्वेश्चन का थोड़ा कंफ्यूजिंग था, वही था। अभी रियलाइजेशन अकाउंट के लिए सिर्फ के का बनाऊंगा, आप एल का आपके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या बोला था, क्या क्या लेजर बनेंगे। पहले तो रियलाइजेशन का एक लेजर बनेगा, उसके बाद में बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर का, उस इक्विटी शेयर कैपिटल का ये बनेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर का, फिर बनेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद में बनेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूरा लेके जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक बनेगा अपना जो लास्ट में था ट्रांसफरी का अकाउंट। ठीक है, इन्होंने शायद से ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 अकाउंट मर्ज कर सकते हैं ये लोग, पर आप डायरेक्टली एक अकाउंट में भी ऐसे अलग अलग अकाउंट बनाया तो भी चलेगा। ठीक है, पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मेरे साथ साथ सॉल्व करो तो आपको ना थोड़ा सा बोर नहीं होगा, नहीं तो आपका ये बोर हो जाएगा कि मैं क्या कर क्या रहोगे। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर, फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद में ये आ जाएगा आपका ट्रांसफरी का अकाउंट, ट्रांसफरी नहीं लिख सकते डायरेक्टली अपन डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे एल के लिमिटेड, क्योंकि एल के लिमिट ट्रांसफर किया। तो फर्स्ट क्या बोला था अपन ने, जितने भी एसेट्स हैं उसको लेके आ जाओ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे सन्ड्री एसेट लिख रहा हूँ, जितने भी आपके एसेट्स है आपने जो वैल्यू पे लिए बुक वैल्यू पे उसको डी रिकॉग्नाइज करना। तो यहाँ पे डायरेक्ट टोटल ले लेते हैं इसकी 1875 और 12,00,000, सॉरी इसके सिर्फ के की कर रहे हैं ना अपन फिलहाल के लिए, तो 1871 375, और लाइबिलिटीज़ में आप लोग इन दोनों की टोटल तो आ जाएगी 3 लैक्स, सन्ड्री लाइबिलिटीज 3 लैक्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप डन, सेकंड स्टेप डन, कोई लाइबिलिटी इसने लेके नहीं गई। वो जो अपना फॉर्मेट था ना वहाँ से बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में एसेट था, दूसरे स्टेप में लाइबिलिटी थी, तीसरे स्टेप में कोई लाइबिलिटी अगर नहीं पी की थी वो लेके आना था, ये केस में नहीं है। फोर्थ स्टेप में था अपने को था कि कोई एक्सपेंस है क्या, यहाँ पे कोई एक्सपेंस दिया है आपको पूरे क्वेश्चन में, नहीं, यहाँ पे कोई भी तरह का एक्सपेंस नहीं दिया, तो वो जो अमलगमेशन वो वाला एडजस्टमेंट नहीं करना। फिर तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट देना है वो देखो, प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 4,40,000, पर उसकी रियल वैल्यू कितनी थी, रियल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तो 4,00,000 थी। तो अपन जो एग्जाम्पल में देख रहे थे वही है यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो नहीं, इसके बाद में था कि आपको ये सॉरी एक स्टेप भूल गया कि आपको रिसीवेबल खड़ा करना पड़ेगा। तो रिसीवेबल क्या करोगे, बाय ट्रांसफरिंग बाय एल के लिमिटेड, ये केस में एल के लिमिटेड से कितना लेना है अपने को 15,60,000 टू रियलाइजेशन। ठीक है, 15,60,000, इसने क्या क्या दिया, इसने दिए खुद के इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर 10,56,000 के, खुद के प्रेफरेंस शेयर 4,40,000 के, और कैश, ये कैश किसके लिए थी, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए थी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए नहीं थी। ठीक है, जैसे था ना, हाँ। तो अभी क्या करूँगा मैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या एंट्री रहेगी, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स,
डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी मैं एंट्री कर सकता है इसकी डायरेक्टली। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर लेता ईज के लिए, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या देना है पहले तो, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी गलत जगह पे लिख रहा हूँ, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना देना है उसको, 4 लाख। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, रियलाइजेशन जो 40,000 का ज़्यादा का पेमेंट जा रहा है वो उसको भी देना है। तो 40,000 का यहाँ पे करूँ मैं, एक मिनट, हाँ 40,000 बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाय रियलाइजेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, सॉरी, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना, 40,000 एक्स्ट्रा का पेमेंट जा रहा है वो। उसके बाद में इसको क्या दे रहे हैं अपन, डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर ऑफ एल के लिमिटेड। तो प्रेफरेंस शेयर ऑफ एल के लिमिटेड कितना, 4,40,000। तो ये वैल्यू कितनी है, 4,40,000 यहाँ पे, 4,40,000 यहाँ पे, ये अकाउंट क्लोज। ठीक है, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल पे बढ़ते हैं। तो इक्विटी शेयर, डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे भी, थोड़ा ईज पड़े आपको इसके लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो मेरे को क्या देना पड़ेगा उसको, पहले उसको देना पड़ेगा जो इक्विटी शेयर कैपिटल वो होल्ड करता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है उसका, उसका है 8 लाख। ठीक है, उसके बाद में रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने होल्ड करता है वो, 3,71,375, 3,70,375। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अपन ने क्या बोला था, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस। तो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो देखो 1871,375 प्लस 40,000 माइनस ये साइड की अगर माइनस करें तो 3 लाख माइनस 15,60,000, तो यही साइड से बैलेंस रहेगा। तो ये रहेंगे अपन डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर को कितना, 51,375। तो ये भी अकाउंट पूरा पूरा टैली हो गया अपना, 51 15,60,000 प्लस 3 लाख, तो ये आ गया आपका 19,11,375, 19,11,375। तो 51,375 वो साइड में, तो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन। देखो यहाँ पे उसको पहले वो जो एडजस्टमेंट देखी थी वहाँ पे गेन आ रहा था, बट यहाँ पे उसको 8 आ रहा था। तो अपन ने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया 51,375। ठीक है, और इसको पेमेंट कितना देना था अपने को, इक्विटी शेयर होल्डर को, जो थे यहाँ पे 10 लाख, पहले तो लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल एल के लिमिटेड में 10,56,000, और यहाँ पे इसको कैश भी देना था अपने को कितना, 64,000 का। तो एक बार देखते हैं इसका टैली होता है कि नहीं। तो 8 लाख, अगर नहीं, ये देखो यहाँ पे अगर आपका टैली नहीं हो रहा है ना, तो आप समझ लो कोई ना कोई गलती हो चुकी है आपकी। 11,71,375, और यहाँ पे कितना है 51,375 प्लस 10,56,000 प्लस 64,000। तो यहाँ पे भी देखो 11,71,375। तो पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे अभी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं तो आपको पूरा पूरा ग्रिप आ जाए। तो देखो इसमें भी कितना बचा, 51,375। इसने ऐसा लिखा क्योंकि अपन ने टाइम सेविंग के लिए सन्ड्री एसेट लिखा, बट आपको जब एग्जाम भी रहेगी तब भी आपको पूरा पूरा लिखना है। कोई भी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा सन्ड्री एसेट लिखा रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया सन्ड्री एसेट नहीं है, पूरा पूरा लिखा है। उसके बाद में अपन ने भी ये सब लिखा डायरेक्टली, इसने भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाया, अपन ने भी बनाया, नहीं तो ऐसा रूट आउट भी कर सकते थे। ठीक है, बाद में इसका भी उतना ही टोटल है। ठीक है, और ये एल के लिमिटेड का। ठीक है, तो ये अपन ने ऊपर का पार्ट बनाया, आप नीचे का पार्ट बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे ना अपन ने जो भी तरह के क्वेश्चन थे सभी तरह के क्वेश्चन कवर कर लिए मेरे साइड से। देखो मेरी ड्यूटी तो यहाँ पे खत्म हो गई, अभी आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको ये इसमें कोई पार्ट अपन ने देखो कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए पहले देख लेते। पहले गुडविल का क्वेश्चन, पहले परचेस कंसिडरेशन का क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, और फिर उसका इंट्रेंसिक वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर अपन ने सॉल्व किया डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर अपन ने ये वाला जो परचेस कंसिडरेशन कन्फ्यूजिंग एडजस्टमेंट था वो वाला परचेस कंसिडरेशन ले लिया, और रियलाइजेशन का भी कर लिया क्वेश्चन सॉल्व। तो पूरे पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए खुद से भी सॉल्व करके देखो,
और जो भी क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक पे लिखे वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा कोई अभी के लिए ऐसा मत करो, जब आपकी रिवीजन शुरू होगी, जब सेकंड रिवीजन रहेगी और एग्जाम के लिए आप नियर रहेंगे, तब आपने करना चाहिए कि हाँ जो सिलेक्टिव क्वेश्चन किए वो सिलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा रहेगा ना, आपको कोई कोई क्वेश्चन सिमिलर लगेंगे तो सिर्फ जो डिफरेंट एडजस्टमेंट है उसको हाईलाइट करो, जो सेम एडजस्टमेंट है पूरा पूरा क्वेश्चन सेम है उसको निकाल दो। आप जब रिवीजन करोगे, आप फर्स्ट सेकंड रिवीजन करोगे तब, ठीक है। तो होप अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लो, ठीक है। और प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, आपके जो भी सी इंटर के कलीग्स है उसको शेयर करो ये वीडियो। और आपको कोई भी ऐसा लगता है, देखो कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं रहता, ठीक है। कोई भी टीचर आप किससे भी पढ़ोगे तो ऐसा कोई टीचर फुल प्रूफ परफेक्ट नहीं रहेगा, कोई ना कोई कमी रहेगी उसमें। अगर आपको कोई लगता है कि यार मेरे को ये सजेशन उनको देना है, कुछ भी लगता है कि मैंने या कोई गलती की या कोई भी तरह का मेरे को ऐसा नहीं, चीज़ें ऐसी बतानी चाहिए, आप मेरे को फ्रीली अब बता सकते हो। मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा ये चीज़ का, और मेरे को अच्छा भी लगेगा अगर आपके साइड से कुछ सजेशंस आ रहे हैं मेरे लिए, ठीक है। तो चलो बाय। 2 घंटे का तो हो चुका है अपना पूरा पूरा रिकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू, बाय।